अस्सलाम वालेकुम everybody, welcome to Jio Pakistan. क्योंकि जिस हिसाब से रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सो क्या ही गुड मॉर्निंग, लेकिन जाहिर है यही है जो है, क्योंकि दुनिया में अभी भी जंगी हालात हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, उधर जो बाबुल मंदब है उसमें भी हुसियों की तरफ से एक ऑयल टैंक, मुझे कभी याद नहीं बाबुल मंदब मंदब भी था ना, पी एंड में या बी है, बैम कहा जाता है, ऐसे बे है, बैम कहा जाता है, इसका मुखफ़्फ़ जो है ना बाबुल मंदब, बाबुल मंदब, बी, इट एंड्स विद बी। हाँ जी, सो वहाँ पे भी नाका लगाने की ऐलान के बाद इत्तलात ऐसे हैं कि हमला किया गया है मुबैना तौर पर एक ऑयल टैंकर पर। आज ऑल्दो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। पेट्रोल की कीमत 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद हो गई है 337 रुपये और 12 पैसे। सोचे विद इन लाइक 3 डेज और 4 डेज ये कहाँ तक बात पहुँच गई है। डीजल की कीमत आपको बता दें कि 7 रुपये और 83 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, तो ये भी काफ़ी ऊपर गई है बात। और डीजल की आज के लिए कीमत होगी 375 रुपीज़ और 4 पैसे। जी 4 पैसे का क्या करें, मतलब ये मुझे ये जो पैसा वाला बेटा है वो समझ नहीं आती। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और बुध लीटर पेट्रोल की कीमत में आपको याद दिला दें कि ऑलमोस्ट कोई 5 रुपये जो थे, जबकि डीजल में 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया था। तो ये उससे 5 रुपये का इजाफा। और आज जुमेरात की हम बात कर रहे हैं, तो जुमेरात को भी आर टेलिंग यू के 6 रुपये 39 पैसे का फिर इजाफा हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस, जो कि हमने आपको, दिस इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। और इससे कौन मुतासर हैं? इससे हम सब मुतासर हैं, इससे आवाम मुतासर हैं, इससे हर चीज़ महंगी हो रही है एंड हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना और मुश्किल हो रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना की बुनियाद पर तय करने का नया निज़ाम हुकूमत के लिए भी चैलेंज साबित हुआ है। पेट्रोलियम डीलर्स वगैरह ने, पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल का ऐलान किया था, ऑल्दो 15 दिन के लिए वो मामला मौखर हो गया है। अगरचे अभी तक अवाम इस फैसले को समझने की ही कोशिश कर रहे हैं, मगर सबसे ज़्यादा एतराज़ पेट्रोल पंप मालिकान कर रहे थे। पेट्रोल पंप ओनर्स और डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद फ़िलहाल तो हड़ताल 15 रोज़ के लिए मौखर कर दी है। पेट्रोल पंप वालों ने आज से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद रखने का ऐलान किया हुआ था। यू रिमेंबर दैट, कल भी हम इसकी बात कर रहे थे और हमने आपको उस वक्त ये भी कहा था कि होर्डिंग ना कीजिएगा, लाइनें लग जाती हैं ऑल दैट, बट वो हो नहीं रहा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने मुनाफा मार्जिन का मामला जो है वो 2 हफ्तों में हल करवाने की यकीन दहानी कराई है, लेकिन साथ ये भी कहा है कि हुकूमत ने फैसला निज़ाम को शफाफ बनाने के लिए किया है। सुने। ओगरा चेयरमैन अपनी वजारत की तरफ से मैं ये यकीन दहानी इन साथियों को करवाता हूँ कि वो मामला जो कई सालों से लटका हुआ है उनको अगले 2 हफ्ते के अंदर हम हल करवा के इनको ये खुशखबरी जल्द अज जल्द देंगे। और इसके साथ साथ ये जो शफाफ निज़ाम बनाया गया है, इसकी वजह से अगर मामलात OMC और डीलरों के दरमियान सेटल नहीं होते तो 2 हफ्ते के बाद हम दोबारा इनके साथ मशावरत के साथ भरपूर बैठेंगे, असर 9 खुले दिल और दिमाग के साथ बैठ के इस मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। पर जो असूल तय करके जा रहे हैं वो ये है कि निज़ाम के अंदर शफाफियत लानी है। मैं शुक्रगुजार हूँ इन सारे साथियों का, इन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर इन गुजारिशात को तस्लीम किया है। हमारे साथ मिल के इस मुश्किल घड़ी के अंदर ये साथ चलेंगे। अच्छा, ये आपने सुन लिया है। और साथ ही डीलर एसोसिएशन के नुमाइंदे का कहना था कि हम हड़ताल का फैसला मौखर कर रहे हैं और उम्मीद है कि हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे करेगी। हम उम्मीद करते हैं कि विद इन 2 वीक्स हमारा वो जो कमीशन वाला मार्जिन वाला मामला है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारा वो हल हो जाएगा। और ये जो दूसरी डेली प्राइसेस वाला है उसका भी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ ये वादा फरमाया है कि इसको हम 2 वीक्स के लिए ऑन ट्रायल बेसिस चलते हैं और इसके एस्पेक्ट्स जो भी मेरिट डीमेरिट सामने आएंगे उसको फोर्टनाइटली रिव्यू किया जाएगा। अगर उसमें लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किलात ना बनी तो फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, अदरवाइज़ अगर कुछ ज़्यादा मुश्किलात आती हैं फिर उसको रिकन्सिडर किया जाएगा। तो इनकी इसी यकीन दहानी पे हम अपनी ये जो शट डाउन की एक कॉल थी हम उसको मौखर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब। मामला सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान ओनर्स या डीलर्स का नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स भी रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में तब्दीली के फैसले से खुश नहीं है। ज़ाहिर है किराया
हर रोज तब्दील हो रहा है और ट्रांसपोर्टर्स क्या खुश नहीं है, अवाम सबसे ज्यादा ना खुश तो हम सब अवाम हैं। मतलब अगर आपने परसों तरसों कहीं ट्रैवल करना हो, बस पे जाना हो, तो आपको आज नहीं पता चल सकता कि परसों क्या प्राइस होगी आपके टिकट की। इट इज एज सिंपल एज दैट। आज टिकट बुक कराएंगे और आपने हफ्ते बाद ट्रैवल करना है, तो हफ्ते बाद पेट्रोल जाहिर है उसने तो उसी रोज पेट्रोल डलवाना है ना, वो हफ्ते तक पेट्रोल तो नहीं सेव करके रखेगा। बुक आप करा लेंगे, लेकिन फिर वो जो पैसे आपके लगेंगे वो उसी दिन डिसाइड होगा, या तो उसी दिन डिसाइड होंगे। अगर मगर ऐसा होता नहीं था ना, आपने टिकट लिया किसी भी इंटरसिटी आपने बस में ट्रैवल करना हो, आपने टिकट खरीदा और तो वो फिक्स्ड हो जाती है ना, फिक्स्ड हो जाते हैं, उस पैसों पे खरीदा और उसके बाद आपने हफ्ते बाद ट्रैवल करना है या महीने बाद ट्रैवल करना है। लेकिन इतनी फ्लक्चुएट कर रही हैं तो वो भी परेशान है। प्राइसेस इतनी फ्लक्चुएट करेंगी और कर रही होंगी इस वजह से, क्योंकि पेट्रोल अगर 5, 6, 7 रुपए भी ऊपर नीचे हो रहा है तो दैट मेक्स अ हेल ऑफ अ डिफरेंस। ये बड़ी अनसर्टेनिटी एज वेल है, और खास तौर पे लेट्स सपोज पेट्रोल सस्ता हो जाता है तो कम हो जाती है प्राइसेस, तो फिर जो आपने टिकट लिया होगा मतलब वो किस पे जाएगी बात, कि आपको पैसे वापस, आपकी किस्मत और आपका नसीब। अच्छा, जाहिर है हुकूमत ये कह रही है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और बढ़ रही हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और मगर बेहतर होता कि तमाम ये जो स्टेक होल्डर्स अब हड़तालों की कॉल दे रहे हैं या हड़तालों की कॉल वापस ले रहे हैं, क्या एक डिस्कशन पहले नहीं की जा सकती थी? की जा सकती थी ना, चाहे वो पेट्रोल मालिकान हो, पेट्रोल पंप मालिकान हो, डीलर्स हों या फिर ट्रांसपोर्टर्स हों, मतलब कोई कंसेंसस शायद बनाया जा सकता था, बनाया जाना चाहिए था। फिर अवाम ये भी कहते हैं कि भाई डीरेगुलेट कर दें आप। बाकी दुनिया में भी तो होता है ना, हर कंपनी अपने मुनाफे के हिसाब से, अपनी कंज्यूमरिज्म के हिसाब से पेट्रोल फरोख्त कर रही होती है, कॉम्पिटिशन भी बढ़ता है, अवाम का फायदा होता है, कंज्यूमर का फायदा होता है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के। राना साहब, वी नो कि आलमी मंडी में इस वक्त क्या सूरत हाल है, पेट्रोल 85, 86 एंड देन बियॉन्ड, और फिर वापस आता है, रीटेस्ट करता है अपने आप को, लेकिन पेट्रोल आलमी मार्केट में बढ़ गया है। लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जो हमारे यहाँ कीमतों के तयन का फैसला किया गया, इसकी क्या बेसिस थी? आप हमें ये पता है, हम भी समझना चाहते हैं, आम लोग जो हमें देख रहे हैं वो भी समझना चाहते हैं। आप अपना केस पेश कीजिए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझना होगा कि दुनिया में इस वक्त पेट्रोलियम के हवाले से एक क्राइसिस सिचुएशन है, और ये पाकिस्तान सिर्फ इसको फेस नहीं कर रहा, दुनिया भर के अंदर जो ममालिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं उनके लिए ये एक मुश्किल फेज़ है। और हम पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके रिज़र्व्स और जिसके पास ऐसे बफर्स या चीज़ें नहीं मौजूद, उसके लिए भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है पेट्रोलियम प्राइसेस, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बिल भी सर्च करता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एट द एंड ऑफ द डे एक आम आदमी को, बिजनेसेस को, हर चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। तो हम ये कोई खुशी के अंदर या कोई ये ऐसे फैसले हैं कि जो हम जिनको अवॉइड नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम पहले ये 15 दिन पे रिवाइज होती थी, अब हम इसको डेली बेसिस पे ले आए, इसकी क्या वजह है? ये कोई हमने कोई अनोखा कोई सिस्टम नहीं बनाया। दुनिया भर के अंदर ऐसे ममालिक हैं जहां डेली बेसिस पे प्राइसेस तयन होती हैं, और आपने सुना होगा कि जी पहले 15 दिन से 7 दिन पे किया तो उनको इन्वेंट्री स्टॉक पे इतना फ़ायदा हो गया, OMCs को मुनाफा दे दिया, अब OMCs को के प्रेशर में आके प्राइसेस नहीं गिराएं। ये इस तरह का प्रोपोगेंडा किया जाता था कि अवाम को मिसगाइड किया जा रहा था। तो एक तो ट्रांसपेरेंसी लाना एक मकसद था कि जो फार्मूला प्राइसेस कम करने का है वही बढ़ने का है, उसमें ना कभी कोई तब्दीली आई, ना हमने कोई चेंज अब तक लेके आए हैं। उसी फार्मूले के तहत जो है आज डेली प्राइसेस रिवाइज हो रही है। तो नंबर 1 तो ट्रांसपेरेंसी है। नंबर 2, देखें, जब आपका एक क्राइसिस सिचुएशन होता है और प्राइसेस अगर जो है वो 15 दिन के डिले के बाद या महीने या हफ्ते के डिले के बाद रिवाइज होती हैं, तो आपकी सप्लाई चेन, खरीदो फरोख्त, जो आपकी रिफाइनरीज हैं उनके लिए क्रूड लेना, उसको मैनेज करना और फिर उस प्राइसिंग के अंदर आना, तो सप्लाई चेन की चैलेंजेस भी आ जाते हैं। अब यहाँ तो हम डिबेट कर रहे होते हैं उनको फ़ायदा हो गया या नुकसान हो गया, लेकिन अगर आप प्राइसेस को जल्दी रिवाइज ना करें तो वो जो रिफाइनरीज हैं उनको अपने लिए, बिजनेस को जो है वो मैनेज करने के लिए देयर इज अनदर मॉडल आल्सो। राना एहसान, हमने दुनिया में भी देखा है, अगर आप डीरेगुलेट कर दें, कंपनीज खुद डिसाइड करें कि हाउ दे वांट टू प्राइस इट, यस, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट भी बन जाता है और लोगों को भी एक चॉइस मिल जाती है वेयर दे वांट टू गो। दिस मॉडल आल्सो इज वर्किंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस।
बिल्कुल। सो दिस इज अ मैसिव स्टेप टुवर्ड्स डीरेगुलेशन। आप खुद सोचे ना कि पहले किसी टाइम पे 1 महीने बाद प्राइसेस रिवाइज होती थी, फिर 15 दिन बाद, और अब डेली जब रिवीजन होती है, तो इट इज, आप ये करें कि जो डीरेगुलेशन की तरफ ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, और इसको अभी तो हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कर रहे हैं ताकि लोग इसको यूज टू हो जाएं। लेकिन ये अगर आप इसको, और जितने हमारे इकोनॉमिक क्रिटिक्स बैठे हुए थे, हमारे नाकिदीन थे, वो डीरेगुलेशन की बात करते हैं बार बार। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेप्स पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर जो हम डेली प्राइसिंग की तरफ गए, जो डीरेगुलेशन की तरफ हमने बढ़ाया है। तो इसको आप एज अ बिग आप कह रहे हैं कि ये पहला कदम, अनसर्टेनिटी कह रहे हैं ना, कदम पहला हम समझ लीजिए डीरेगुलेशन की तरफ। हमें जरा समझा दीजिए, क्योंकि आपका तजर्बा आपने कहा दुनिया के बहुत से मुल्कों में होता है। हाउ डू दे मैनेज थिंग्स, आप बताइएगा। हम ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे थे, वो भी हड़ताल की कॉल देने की बात कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है पेट्रोल डीजल, और अगर दूर दराज पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जाना है पेट्रोल, तो 1 या 2 दिन या एट टाइम्स 3 दिन भी लग जाते हैं पेट्रोल उस मकाम तक पहुँचने में। सो किस तरह से यहाँ से 2 दिन पहले चला हुआ है, वहाँ पे 2 दिन बाद पहुँचेगा, तो उस सूरत में कीमत का तयन कैसे होगा? ज़ाहिर है ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इसके अलावा भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे पेट्रोल पंप मालिकान के। सो हाउ टू डील विद ऑल दिस? देखें, बात ये है कि ये तो अभी इट इज़ एक ऐसा ट्रांजिशनल स्टेज है जो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जंगी सूरत हाल है, अनसर्टेनिटी है, ऑयल प्राइसेस जो हैं वो वॉलेटाइल हैं। लेकिन जब ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, और आप देखें, अगर ट्रेंड निकाल के देख लें, तो ऑयल प्राइसेस में इतनी कोई रद्दोबदल या तब्दीली नहीं आती इंटरनेशनल क्रूड में, और आपकी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ें जब स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो इसका बेनिफिट जो आप कह रहे हैं कि कंपटीशन होगा, वो अवाम को ही मिलेगा। तो ये अभी तो दीज थिंग्स, इसको अब अगर हम हफ्तावार भी करते तो तब भी ये चैलेंज। अच्छा राना साहब, अब ये भी बता दीजिएगा आप कि हमारे यहाँ 80 रुपीज़ एंड अबव पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी एंड दीगर टैक्सेस हैं। सो अब जिस सूरत पे हम जिस जानिब हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रहा है, हमारे यहाँ में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हुआ है, आवाम के लिए बड़ा मुश्किल है मैनेज करना। अगर 350 होता है, उसके बाद 450, ये तो आपको पता है, अगर 2 दिन में 6, 7 रुपये बढ़ रहा है, तो वहाँ तक जाने में कितने ही दिन लगेंगे? क्या जैसे पहले किया था, कुछ लेवी पे नज़रसानी, कुछ आवाम पे बोझ कम करने की कोशिश, इस बारे में गौर व खौस किया जा रहा है इस पीरियड के लिए? देखिए, इसमें मैं 2 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। एक तो जो है 4 दिन या 5 दिन पहले तक बांग्लादेश की जो पेट्रोल की प्राइसेस थी, जो श्रीलंका में थी, जो टर्की तुर्किया में थी, जो इंडिया, ये ज़्यादा थी, और इंडिया की तकरीबन बराबर थी पाकिस्तान के साथ। ये सारी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। तो ये कहना कि हम लेवी ले रहे हैं और बाकी मुल्कों में ये निज़ाम नहीं है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें, दुनिया भर में टैक्स किया जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, और लेवी भी हमने लेवी लगाया हुआ है, हमने सेल टैक्स नहीं लगाया हुआ। तो ये जो लेवी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हुकूमत ने किसी में ये इकट्ठा करके हम इसको किसी अलमारी में इकट्ठा कर रहे हैं। ये लेवी भी जो बजट का हिस्सा है, इससे आपके सारे जो मामला, पेंशन, फेडरल गवर्नमेंट, डेवलपमेंट, सारों को वो कंट्रीब्यूट करता है। वो भी टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम है, तो हम लेवी के जरिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ना, टैक्स टू जीडीपी रेशो नहीं बेहतर हो रही है। राना साहब, ये जरूर बताएं, पहले जब इस तरह प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी, तो एटलीस्ट मोटर बाइक्स वालों को सब्सिडी देने का वादा भी किया गया था, और दी भी गई थी, हाँ, दी भी गई थी, एग्जैक्टली। तो अभी भी कुछ उस तरफ सोच रहे हैं, बिकॉज ये बात तो ऊपर चली जा रही है, तो क्या आपने सूबों को एतमाद में लिया? इसको डेली बेसिस पे रिव्यू किया जा रहा है। अभी हम अगर ऐसा कोई प्लान बना तो वो ज़रूर अवाम के सामने लाया जाएगा, लेकिन इस वक्त देखें, इस वक्त तो हमारे पास ऐसा कोई बफर नहीं है। हमें ऑब्वियसली करना पड़ेगा, उसके अलग रिपरकशंस हैं, और आप कितनी देर तक उसको कंटिन्यू करेंगे, तो इस चीज़ों को हम देख रहे हैं। और ये चले, इन चीज़ों को तो देख रहे हैं आप लोग, अपनी चीज़ें एज एन हुकूमती अखराजात को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह पहले हुआ था कि आप वफाक ने अपनी गाड़ियाँ कुछ ग्राउंड कर दी थी, सर्टेन परसेंटेज जो पेट्रोल मिलता था सरकारी लोगों को, सरकारी पेट्रोल वो अलाउंस कम कर दिया था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अभी उस पर ऑलरेडी क्या अमल दरामद शुरू करने का इरादा है? अभी कुछ दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि अब बाबुल मंदब पे भी तो आपको पता है हुसियों ने ऐलान के बाद इत्तलात यही है कि 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पे हमला हुआ है।
देखें, ऑब्वियसली अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू करता है या ये मजीद बढ़ता है तो हमें ऑस्टेरिटी को अपनाना होगा। वी हैव नो अदर वे। हमारा इंपोर्ट बिल जो है अगर सर्च करता है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर एक चैलेंज पाकिस्तान की मीशत के लिए बन सकता है। तो इसको डेली बेसिस पे मॉनिटर किया जा रहा है और ज़रूरत आने पे ये फ़ौरन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी पहले ही मौजूद है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन ही निकालना है। वी आर वॉचिंग दिस। प्राइम मिनिस्टर भी इसको डेली रिव्यू कर रहे हैं, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी रिव्यू कर रही है। तो इसको वी आर इसको मैनेज किया जाएगा। और पूछते हैं कि अवाम तो ऑलरेडी ऑस्टेरिटी की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए हैं ना, आप लोग अभी तक रिव्यू कर रहे हैं कि हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। Naturally, it would have made more sense क्योंकि हम ऑलरेडी IMF प्रोग्राम में, हमें तो वैसे ही ऑस्टेरिटी की जिंदगी गुजारनी चाहिए सरकारी सतह पे। मतलब वो तो हमारा एक that is how it should be invariably anyway। और खास तौर पे ये रोज के देखें, अगर आप जाने साहब प्लीज अगर आप रिव्यू करें तो हम अब जी सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑस्टेरिटी जो पिछली लॉन्च हुई थी उसके अलावा भी ऑस्टेरिटी इज ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड। फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर इकोनॉमी पे ट्रैवलिंग है फेडरल मिनिस्टर्स की और सारी जो काबीना है उनके हवाले से और दीगर प्रोटोकॉल के हवाले से बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो मिनिमल होना चाहिए। तो ऑस्टेरिटी तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसको अप्लाई करते हैं ऑस्टेरिटी के लिए बिल्कुल वी आर रेडी और ये इसका फैसला जो है ज़रूरत आने पे फौरन कर दिया जाएगा। ठीक है जी, लेट्स सी कब होता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। लेट्स टेक साइड पर्सपेक्टिव लेते हैं। चौधरी नुमान मजीद ने हमें ज्वाइन किया है, सदर पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन है। जी चौधरी साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोल का रेट जो है वो रोज़ाना तब्दील होना ऑब्वियसली इतना बड़ा मसला जो है वो बन गया है, और ख़ास तौर पे आप अपनी तरफ से बताएं कि आपको क्यों लग रहा है कि बड़ा मसला है। मतलब डॉलर, सोना, सब्जी, फ्रूट, हर चीज़ का रेट जो है वो रोज़ाना नया आता है, तो पेट्रोल भी तो हो ही सकता है। देखें जी, पेट्रोल का जो रेट है वो डेली बेसिस पे हमें इसलिए फिजिबल नहीं लग रहा क्योंकि इसमें सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है स्टॉक मेंटेन करने की। मसलन कि अभी पिछले दिनों जो है वो डीज़ल का रेट बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, तो कंपनियों ने हमें जो है वो डीज़ल देना छोड़ दिया। अभी 5 दिन से जो है लाहौर शहर में डीज़ल नहीं मिल रहा। यही हिसाब जो है वो अगर आप देखें कि दूसरा जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो है स्मगलिंग की, कि जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट है वो तो चले उसके ऊपर तो ये आप लागू कर रहे हैं डेली बेसिस वाला, लेकिन जो स्मगल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जो गैर कानूनी पंप खुले हुए हैं, उनके ऊपर आप जो है वो कैसे चेक एंड बैलेंस रखेंगे। तो अगर कोई आप मैकेनिज़्म अगर बनाते हैं तो उसको जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी प्रॉपर R&D करनी चाहिए, ताकि और स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो लेना चाहिए, उसमें लूप में लेना चाहिए, ताकि जो है हमारा जो बेहतर पॉलिसी है वो बन सके। और दूसरा जो है वो इस डेली बेसिस पे करने की वजह से जो है कंपनियों ने हमें जो है वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि आप लोग जो है वो ल्यूब उठाएं और जो है वो इतनी क्वांटिटी में उठाएंगे तो फिर जो है वो आपको डीजल या पेट्रोल जो है वो प्रोडक्ट फ्राहम की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा जो हमें मेजर इशू आ रहा है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का और जो है स्टॉक मेंटेन करने का आ रहा है। अच्छा, एक राय ये भी है कि हुकूमत या हुकूमती इदारा तो दरमियान में होना ही नहीं चाहिए। ओपन मार्केट हो, ओपन कंपटीशन हो, पेट्रोल पंप वाले खुद जो कंपनीज़ हैं वो खुद अपना रेट तय करें। दुनिया के बहुत से मुल्कों में हुकूमत ये कहती है, ये होता भी है और हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सो क्या वो तरीका आपको काबिल कबूल होगा? आप समझते हैं कि वो तरीका बेहतर है? ये वाला जो तरीक़ाकार है ये अमेरिका में जो है ना वो बिल्कुल एप्लीकेबल है और वहाँ पर ये तरीक़ाकार चल भी रहा है, लेकिन वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। जो डेली बेसिस वाला बेसिकली इन्होंने फार्मूला जो उठाया है वो इन्होंने उठाया है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना डेली बेसिस पे चेंज किया जाता है। अब वो डेवलप कंट्रीज़ हैं। अगर आप जो है वो पॉलिसी बनाते हैं जिसमें जो है वो अब डीलर का जो लाइसेंस है वो ओपन कर देते हैं, यानी कि वो किसी भी कंपनी से तेल ले सकते हैं, तो फिर ये जो है ये वाला डेली बेसिस वाला यहाँ पे एप्लीकेबल है। और अमेरिका वगैरह में भी यही होता है कि वहाँ पर जो डीलर है वो किसी भी मार्केटिंग कंपनी से अपने रिक्वायर्ड प्रोडक्ट वो ले सकता है। तो अगर इस तरह से कानून साजी की जाती और किया जाता तो वो एक्सेप्टेबल भी होना था जी एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा, ये बताएं कि मुज़ाकरात से जो कुछ सामने आया है उससे तो यही लगता है कि असल मामला मुनाफे में इजाफे का ही है, और हुकूमत कह चुकी है कि ऑलरेडी आपका कारोबार जो है वो बड़ा मुनाफा बख्श है। 8% वाली बात तो कबूल नहीं की जा सकती, ये उनका कहना है। तो क्या जो मुनाफा मिल रहा है
उसमें गुजारा नहीं हो रहा आप लोगों का, मतलब इशू क्या है? देखिए 3 सालों से जो है ना हमारा गवर्नमेंट के पास केस पेंडिंग है और गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल भी दे दी हुई है ACC से कि जो है हमारा जो डीलर मार्जिन है वो बढ़ना चाहिए। हम लोग 8% पे इसलिए कह रहे हैं, देखें 7 रुपये के ऊपर जो हमारा मार्जिन फिक्स किया गया है, उस टाइम पेट्रोल की कीमत 150 रुपया लीटर थी। 1000 लीटर उठाता हूँ तो वो तकरीबन 30-35 लाख रुपए का तेल आता है और 30-35 लाख रुपए का तेल लेकर तो जो है वो 7 रुपये के हिसाब से जो है मुझे क्या बचाता आएगी उसमें। तो और इसमें जो है वो इस 7 रुपये के अंदर मैंने अपने बिजली के अखराजात भी निकालने हैं, फिर मैंने अपनी लेबर की जो तनख्वाहें हैं वो भी निकालनी है, जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो भी निकालनी है, ट्रांसपोर्टेशन है वो निकालनी है। तो इस तरह करते करते जो है ना ये मार्जिन जो है ये नाम के 7 रुपये है, अगर इसको नेट देखा जाए तो ये 2 रुपये 2-1.5 रुपये रह जाता है। ठीक है जी, शुक्रिया। और चौधरी नुमान साहब ये कह रहे हैं कि अगर डीलर्स का इस तरह कानून साजी हो कि डीलर्स का लाइसेंस ओपन हो और डीलर जहां से चाहें अपनी मनपसंद कीमत पर प्रोडक्ट ले सकें जो चाहिए उन्हें, तो फिर तो शायद ये कारगर साबित हो सकता है। लेकिन अभी जिस सूरत में मौजूद है वो जो कह रहे थे ना कि हमें एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज़ व्हाट अ बिजनेस इज़, हर बिजनेसमैन को यही करना होता है। सो व्हाट इज़ अ बिजनेस इफ देयर इज़ नो सम प्रॉफिट एट लीस्ट। मतलब सम का मतलब है सम के बट ढूंढते ही ना जाए ना हर चीज़ में, और पेट्रोल में तो वैसे ही बड़ा प्रॉफिट है। ओके ब्रेक लें। ओके वापस आ रहे हैं। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। हेलो, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अच्छा भाई, सेल्फ केयर जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास तौर पे बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि वी नीड टू इंक्लूड दैट इन आवर डेली लाइव्स। अक्सर सेल्फ केयर हम समझते हैं कि जी क्यों हम इतना खर्चा करें अपने ऊपर, हम क्यों ख्याल रख रहे हैं, हम तो बीमार भी नहीं हैं, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ ए प्रिवेंशन एज वेल। इसकी पूरी डिटेल हम आपको देते हैं। इट इज प्रिवेंशन, डॉक्टर्स, अस्पताल, हुकाम, सरकार, ये सब लोग बाद में आते हैं। सबसे पहले अपनी सेहत का हमें खुद ख्याल रखना है। अब इस बुनियादी चीज़ को अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत सारे इश्यूज से बच सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ समझते हैं मकसद जैसे ये है, हाँ हमारे यहाँ कुछ इश्यूज हैं लेकिन वी आर गोइंग टू चेंज दैट हियर। मकसद ये है कि बीमारियों के इलाज से पहले उनसे बचाव की तमाम तदाबीर जो हैं वो की जाएं और खाने पीने में एहतियात, फिजिकल एक्टिविटी यकीनी बनाना और अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखना। और जो अब अजीबो गरीब किस्म के वायरसेस आ रहे हैं उससे अपने आप को महफूज रखना, प्रॉपर वैक्सीनेशन करना। सो द लिस्ट इज लॉन्ग। और अब ये है कि दुनिया में सेल्फ केयर डे जो है वो मनाया जाता है, नॉट जस्ट फॉर अ डे ओनली, अ होल मंथ ऑफ इट एज। तो उसमें बहुत से आइडियाज़ हैं विच वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे। और हमें ज्वाइन किया है कवि नसीर साहब ने, जो कि CEO हैं हेलियन पाकिस्तान के। और कल इंटरनेशनल सेल्फ केयर डे भी है, तो इससे बेहतर और क्या मौका हो सकता है कवि साहब से बात करने का। कवि साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बताइएगा हमारे तमाम देखने वालों के लिए कि हम सुनते तो हैं, ज़ाहिर है एक बुनियादी अंडरस्टैंडिंग भी है कि सेल्फ केयर होनी चाहिए, बातें भी होती रहती हैं, लेकिन सेल्फ केयर के ज़ुमरे में क्या क्या आता है? अस्सलामुअलैकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक बहुत पुरानी कहावत है जो आपने सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। True. एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ मोर ऑफ अ रिएक्टिव पॉपुलेशन देन अ मोर प्रोएक्टिव वन। एंड अगर आप सेल्फ केयर की बात करें तो सेल्फ केयर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इट्स एज सिंपल एज जो आपने बात की कि डेली ब्रशिंग प्रॉपरली, डेली इनटेक ऑफ प्रॉपर मील्स, प्रॉपर फूड ग्रुप्स। आप अगर कोई फूड ग्रुप मिस करें तो मल्टीविटामिन ले लें। अगर आपको कोई माइनर एक्स एंड पेन्स हैं तो आप कोई ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लें टू ट्रीट दैट। इट इज़ ऑल दीज बेसिक्स थिंग्स दैट यू कैन डू बिफोर यू गो टू अ डॉक्टर, बिफोर यू गो टू अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं या फार्मासिस्ट के पास ना जाएं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी बॉडी को समझें। योर बॉडी गिव्स यू द बेस्ट फीडबैक एंड अंडरस्टैंड दैट फीडबैक एंड सी हाउ यू कैन ट्रीट इट बेटर। रादर कोई चीज़ बड़ी हो के एंड यू हैव टू स्पेंड अ लॉट मोर टू क्योर दैट, व्हाई डोंट यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एवरी डे। मगर मैं ये बात जो कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बात कर रहा कि आज आपने आज कर ली और कल नहीं की। इट इज़ एन एवरी डे थिंग, इट्स अ लाइफस्टाइल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, मतलब कभी कभार और बड़े बूढ़े जो हैं हमारे, वो सेल्फ केयर को ज़रा लग्जरी भी समझते हैं कि हम क्यों इतना स्पेंड करें, हम अपने ऊपर क्यों लगा रहे हैं इतना, और हम तो बीमार भी नहीं हैं। ये थॉट प्रोसेस को चेंज कैसे किया जा सकता है? बिकॉज टॉकिंग अबाउट सेल्फ केयर, मतलब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सेस नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? अच्छा देखिए, ये सबसे पहले जो है ना, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एट एन अर्ली एज एजुकेट करना पड़ेगा कि प्रॉपर हाइजीन किस तरह मैनेज करनी है।
आपने प्रॉपर डेंटल सोचने में कितनी बेसिक चीज़ लगती है कि हर किसी को पता ही होना चाहिए। कंजम्पशन पे कैसे जोर देना है, ठीक है, क्या सोर्सेज ऑफ वाटर कौन से आप कंज्यूम कर सकते हैं, आपने किस तरह मैनेज करना है अपने आप को। जब आप एजुकेट करेंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन विल बी बेटर। बट दिस सेम टाइम आपने जो बात की, बड़ी अच्छी बात की कि महंगी होती है। अगर आप एक CAC की टैबलेट विच मैनेजेस कैल्शियम डेफिशिएंसी, सेंट्रम की एक टैबलेट, आप एक पैनाडोल की टैबलेट और साथ आप एक और कोई हमारी कोई टैबलेट उठा लें, ये सारी टैबलेट्स एक कप ऑफ टी से सस्ती पड़ती हैं दिन की, ठीक है। सो सेल्फ केयर इज नॉट एक्सपेंसिव। सेल्फ केयर बिकम्स एक्सपेंसिव व्हेन यू डिले इट एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो ये जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि ये महंगा है, नहीं कर सकते, एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, टेक नोट एवरीबॉडी हु इज वाचिंग, अगर चाय के कप से सस्ती पड़ रही हैं ये सप्लीमेंट्स जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, तो ये हमारे दिमाग में बस कहीं कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज हम दिन में 3-4 कप, तो आपको पता है पाकिस्तानी वैसे ही चाय पी जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो बीमारियां होती हैं ना वो ऐसी ही चीज़ों की डेफिशिएंसी से ही आगे बढ़ती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो सेल्फ केयर को मुझे लगता है गुनाह समझते हैं, वो है हमारी माएँ, उन्हें ख़वातीन। मतलब वो सबका ख्याल रख लेंगी, लेकिन हमारे यहाँ वुमेन हेल्थ मुझे लगता है जितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, और ये हमने सबने अपने घरों में देखा है, मतलब दुनिया में मुझे नहीं पता और किस माशरे में होती है, लेकिन ख़वातीन को किस तरह राग़िब कर सकते हैं कि भाई आप हैं तो घर भी चलता रहेगा, बच्चे भी पलते रहेंगे, मियाँ भी ठीक रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की। अनफॉर्चुनेटली हमारी डेफिशिएंसीज जो है हमारी कल्चरल नॉर्म्स की वजह से आ जाती है। एक सबसे बेसिक हमारे यहाँ नॉर्म है कि अगर बच्चा जो है माँ का दूध पी रहा है तो उसमें कोई डेफिशिएंसीज नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली आयरन डेफिशिएंसी उसमें फॉर्म होती है बिकॉज माँ के दूध में आयरन नहीं होती, और माँ में भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। सो दीज आर बेसिक मिसकंसेप्शंस दैट वी हैव, इनको हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है। सो एजुकेशन अवेयरनेस, इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वही है कि गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क विद द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन to do awareness on this. Unfortunately, in the last few decades, awareness campaigns around this are minimal. And I think this is where we ask the government to work with us to do more. We are trying at our end, but we need everyone to focus on this to educate people. Let's talk about how you are trying. So, Helion Pakistan, मतलब आपका क्या vision है कि आप क्या करना चाहते हैं? This is still a new concept in Pakistan. मतलब self care, different families वगैरह, खानदान वगैरह उनमें होगा, लेकिन as a society we don't do that. So how are you planning to change it? And also उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? आपके पास सेल्स डेटा है, तो आप क्या ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ग्रो कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो? देखिए, सेल्फ केयर हमारे लिए ना कोई मार्केटिंग कैंपेन नहीं है। हमारी जो सेल्फ केयर है इज एवरीडे लाइफ फॉर अस। हमारे अगर आप प्रोडक्ट्स देखें जैसे CAC 1000 है, इट इज़ अ बेसिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। सेंट्रम हो गया आपके पास, पैनाडोल हो गया टू मैनेज फीवर एंड बॉडी एक्स। All of these are everyday products that we use. But on top of this, there's a lot of things that we do. So we have an Helion Pain Management Institute, which teach doctors how to manage pain effectively for the patients. उसके साथ हमने क्लेफ्ट केयर के साथ काम किया फॉर क्लेफ्ट लिप चिल्ड्रन। साथ साथ हमने अभी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया राजनपुर में विद यूनिसेफ मदर मैटर्स, जहाँ पे मोर देन 60,000 वुमेन वर ट्रेन, बिकॉज वहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मदर मोर्टेलिटी सबसे ज़्यादा थी। एंड आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि वी हैव सिग्निफिकेंटली चेंज्ड द सोसाइटी एंड द कल्चर देयर एंड द थिंग्स एंड द नंबर्स आर लॉट बेटर। एंड दीज आर अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट वी आर डूइंग। If you just look at Helion as a system and a network, we supply about 6,600 jobs and support them on a monthly basis and a daily basis. So there's a lot that we are doing and we will continue to do more. जहाँ तक sales की बात रही, तो of course हमारा जो healthcare system है will always remain under pressure. Unfortunately, Pakistan has one of the worst healthcare systems in the world, where you have one doctor to 1,000 people. साथ साथ आपकी सारी जो expenses हैं healthcare की mostly out of pocket है। वहाँ पे products that we have help you manage yourself better. But if we just, जो मैंने शुरू में बात की, अगर हम थोड़े से proactive हो जाएं versus reactive, I think we can put a lot less pressure on our healthcare system. And make a lot of difference. ये बताइएगा, आपने राजनपुर का जिक्र किया है। अब there are preconceived notions and ideas कि urban centers में people would still know how to take care of themselves. I mean, it would be a priority. और रूरल सेंटर्स में उन जगहों पे उनके अपने टोटके जो देसी होते हैं, they really work out for them as well. उनको शायद नहीं पता होगा कि ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, या शायद पता भी हो, but they have other alternatives. जड़ी बूटियाँ टाइप चीज़ भी एक चल रही होगी जो जनरेशन से चल रही होगी, and it works for them. How do you change that mindset? Is it a challenge? उनको लाना इस तरफ? It is a challenge because अगर आप urban centers की बात करें तो यहाँ पे आपके पास access to a trained pharmacist and a trained medical professional is easier. And information that way. बिल्कुल, जब आप रूरल में जाते हैं तो pharmacists कम हो जाते हैं, doctors are miles apart. वहाँ पे lady health workers play a vital role. So what we do is we also work with lady health workers. We train about 6,000 to 8,000 lady health workers every year for this same purpose. Similarly, we work a lot with the pharmacists in rural to educate them. But this has to be more of a, as I
aside a government intervention to say how can we educate the masses more. There has to be use of digital technology from the government side to educate not just the people but also the pharmacist, also the lady health workers. सॉरी टाइम कम है लेकिन एक बात ज़रूर बता दें क्योंकि हम ओवरऑल तो एक इंसान की हेल्थ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बट वुमेन आर वेरी वनरेबल स्पेशली आफ्टर अ सर्टेन एज 3-4 बच्चे हो जाते हैं मेनोपॉज टाइम आ जाता है मेनोपॉज क्रॉस हो जाते हैं दे स्टिल डोंट नो व्हाट टू डू दे डोंट नो हाउ मच एक्स्ट्रा केयर दैट इज रिक्वायर्ड कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह ये किस एज से आप शुरू कर सकते हैं इज इट ओके फॉर एवरीबॉडी टू टेक दैट देखें कैल्शियम सप्लीमेंट्स हमारे जो CACL यू कैन स्टार्ट एज लो एज 6 years old ठीक है हमें ये लगता है कि हमारे जब व्हेन वी क्रॉस 30-40 एंड दीस आर द हमें ज़रूरत नहीं बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट यू ईट इन योर अर्ली ईयर्स विल सर्वाइव यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ सो अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे हमने देखा कि अंडर 30 सप्लीमेंटेशन यहाँ पे है ही नहीं पीपल यूजुअली आफ्टर 30-40 कहते हैं अब मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ और ओवर 40 स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वुमेन भी चीजें हैं और आप वी हैव प्रोडक्ट्स फॉर एवरी रेंज इवन फॉर यंगर किड्स आई थिंक द चैलेंज ओनली इज अवेयरनेस जहाँ पे लोगों को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यंगर एज पे इंटरवेंशन करें एंड मदर्स एज यू सेड आर द मोस्ट वल्नरेबल इन द सोसाइटी Alright, आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल है काफी है because there's a lot to take in over there. Kaveen Naseer साहब, thank you. Thank you so much. Pakistan, thank you for being here this morning. तो सेल्फ केयर जी हम वैसे भी जिक्र करते रहते हैं लेकिन आज हमने एज अ टॉपिक इसको इसलिए उठाया है बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें जो हम इसको लग्जरी समझना छोड़ दें यू नीड टू टेक केयर कर सकते हैं सीख सकते हैं एक चीज़ ये भी है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम 35 के बाद ही समझें कि अब हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है सप्लीमेंट्स लेने यू शुड स्टार्ट यंग और आप शुरू से ही अपने टीनेजर्स से एंड अपने 20 से लाइफस्टाइल का वो हिस्सा बनाए ना अपनी सेहत का ख्याल रखें सो दैट बाद में इश्यूज कम हो अच्छा सोचें इस बारे में वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक See you in a while. वेलकम बैक अच्छा जी कराची में पुलिस और दीगर हुकाम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी के दावे करते हैं लेकिन कोई एक दिन नहीं जाता जब कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स हुकूमत को दिन दिहाड़े लूट मार कर चैलेंज ना करते हों डकैती की वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिससे देखकर अंदाज़ा होता है कि डाकुओं को कानून नाफिज करने वाले इदारों का खौफ नहीं है कभी मोबाइल फ़ोन की दुकानों में लूट मार कर रहे हैं कभी मार्केटों में असलहा लहराते हुए ख़वातीन से पर्स छीन रहे हैं रवा साल कराची में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर कत्ल किए जाने वाले शहरियों की तादाद 43 हो गई है मतलब कितने आराम से हमने कह दिया एक भी इज टू मच यहाँ 43 की बात कर रहे हैं अवाम शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में बेबस दिखाई देती है और ये हकीकत है कि कराची का हर शहरी जो है वो रोज़ाना घर से निकलते वक्त मुस्तकिल खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी रहता है कुछ भी हो सकता है एनीथिंग इज़ पॉसिबल टू एनीबडी आपको ये भी बताएं कि ATM जाते हुए लोग जो है ना ख़ास तौर पे वो खौफ खाते हैं और 3 दिन पहले वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि जनवरी से जून तक गुज़िश्ता साल के इसी अरसे की निस्बत कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में 11.77 यानी ऑलमोस्ट 12% आप कर लें कमी रिकॉर्ड की गई है यानी कमी की गई है रिकॉर्ड और पुलिस के अदाद शुमार जो हैं वो चाहे कुछ भी कहते हैं हकीकत यह है कि जब तक आवाम अपने आप को महफूज सब्र नहीं करेगी ऐसे दावों पर कोई एतबार नहीं करेगा नाउ फिगर्स आर फिगर्स लेकिन हमें तो फिर भी डर लग रहा होता है जब हम घर से निकलते हैं और कुछ भी हो सकता है और हर रोज़ हम आपको कोई ना कोई किस्सा सुनाते भी हैं ये जैसे हम ये भी आपको दिखा रहे हैं वी स्पोक अबाउट दिस वन एज वेल कराची के शहरी जो हैं वो दहाइयों से मुतालबा कर रहे हैं कि ज़रा जराइम पेशा नासर के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई करें जब कोई क्रिमिनल और डाकू पकड़ा जाए तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए मजबूत केसेस होने चाहिए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी शहरियों को पुरअमन माहौल और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे सकती है और ये किसकी ज़िम्मेदारी है ये हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कमर वैसे तो स्ट्रीट क्राइम डकैतियों के बढ़ते होते ही रहते हैं लेकिन 1-2 दिन में लांडी बहादुराबाद की वीडियोज़ बहुत वायरल हो रही हैं वीडियोज़ मौजूद हैं मुल्ज़िमान काबिल शनाख्त हैं बताइएगा क्या पेशरफ्त हो सकी जी बिल्कुल लांडी और बहादुराबाद में दुराजी कॉलोनी में जो खातून से लूटमार हुई है इन दोनों वारदातों की वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हैं पुलिस का कहना है कि दुराजी कॉलोनी और लांडी में होने वाली वारदातों में मुलविस मुल्ज़िमान के चेहरे जो हैं इन वीडियोस में वाज़ेह हैं जिनकी मदद से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की जो है वो कोशिश शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि इन वीडियोस के अलावा अतराफ़ की दीगर वीडियोस भी हासिल की जा रही हैं ताकि मुल्ज़िमान की मज़ीद वाज़ेह वीडियोस हासिल हो सकें और जिन मोटरसाइकिलों पर उन्होंने वारदात की है उनके जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी दीगर वीडियोस की मदद से हासिल करने की कोशिश की जा रही है तो पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा
और कोशिशें कर रहे हैं कि इन मुकामात पर जो है वो पुलिस की नफरी मजीद बढ़ाई जाए ताकि दोबारा इस तरह की वारदात ना हो, खासतौर पर जिस तरह दुराजी कॉलोनी में खातून से सुपर स्टोर के बाहर वारदात हुई है। अच्छा, ये भी बताएं, मतलब ये सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन हमारी पुलिस हुकाम से बात जब होती है तो वो बताते हैं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आ चुकी है। वो इंसिस्ट करते हैं, फिगर्स देते हैं, स्टैट्स होते हैं पूरे साथ, सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं। आप अपना मुशाहिदा बताएं, क्या कोई फ़र्क पड़ा है एक्चुअली ऑन द ग्राउंड? फ़र्क आपको नज़र आया? जी बिल्कुल पुलिस का ये दावा है और पुलिस जो रिकॉर्ड पेश करती है उसके मुताबिक स्ट्रीट क्राइम और डकैती की वारदातों में शहर में कमी आई है। और हमारे भी आम रूटीन में जो शहरों से बात होती है, हम खुद भी जो मुशाहिदा करते हैं तो शहर में पहले के मुकाबले में जो है स्ट्रीट क्राइम और डकैती की जो वारदातें हैं उनमें कमी तो आई है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान पुलिस ने मुलज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला तेज़ किया है। इन छापों के दौरान मुतअद्दिद मुलज़िमान जो हैं वो पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं या फिर ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा भी पुलिस ने डकैती, स्ट्रीट क्राइम के दीगर केसेस हल किए हैं जिसके दौरान जो है वो ख़तरनाक मुलज़िमान को गिरफ्तार भी किया गया है। रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस के जो है वो जराइम पेशा अफराद से मुकाबले हो रहे हैं जिसके दौरान मुलज़िमान की गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं और मुलज़िमान जो हैं वो हलाक भी हो रहे हैं। दूसरी एक वजह यह है कि शहर में CCTV कैमरास की तादाद बढ़ने से भी पुलिस को केसेस हल करने में आसानी हो रही है और लूटमार की वारदातों में मुलविस गैंग्स को गिरफ्तार करने में आसानी हो रही है। शहर में कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से जो मुख्तलिफ मुकामात पर CCTV कैमरास लगाए गए हैं वो पुलिस के लिए कारआमद साबित हो रहे हैं। उनकी मदद से पुलिस जो है वो वारदातों को हल कर। शुक्रिया जी, कमर अली मस्तोई। तो खैर एनीवे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे थे कि परहैप्स अगर सेफ सिटी जो है वो प्रॉपरली 100% फ़ाल हो, कैमरे जो हैं वो डबल ट्रिपल होने की ज़रूरत है, और जो कि ऑब्वियसली वादे भी यही हैं, इंटेंशन भी यही है कि होंगे इवेंचुअली, लेकिन वो इवेंचुअली कब होगा कुछ पता नहीं, क्योंकि अभी जितने लगे हुए हैं उससे तो ये कोई नहीं डर रहा। ऑलराइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। और ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान का मकबूल रिवायती खेल है नेज़ाबाजी, और पहली मरतबा लंदन में इसका इनेकाद हुआ है जिसमें मकामी टीमों के अलावा पाकिस्तान से भी खिलाड़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। भाई एक अलग माहौल होता है, पगड़ियाँ होती हैं, ढोल होते हैं, डांसिंग हॉर्सेस भी होते हैं। मुझे बता दें, नेज़ाबाजी पाकिस्तान स्पेसिफिक टेंट पेगिंग है जी, वो जो पूरा सलवार कमीज वो हमारे नॉर्थ में खास तौर पे शांदूर मेले वगैरह में भी होता है। नहीं वो तो पोलो है, ये पंजाब की रिवायत है। अच्छा, ओके। सो लंदन से हमारे साथी हैं मुर्तज़ा अली शाह, ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़ लंदन के। ही इज रिपोर्टिंग दिस फॉर अस। सेंट्रल लंदन में पहली बार नेज़ा चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ जिसको ऑर्गेनाइज़ किया था दो ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने, ख्वाजा हसन और एहसन हुसैन ने। इस नेज़ाबाजी में शिरकत के लिए पूरे बरतानिया और यूरोप से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान से नामवर जो नेज़ाबाज हैं, जो टेंट पैकिंग करते हैं, वो ख़ास तौर पर उन्होंने यहाँ शिरकत की। इसमें तकरीबन 125 यहाँ पर पूरे बरतानिया से, इंक्लूडिंग जो बरतानवी फ़ौज है, ब्रिटिश मिलिट्री, उनके भी घोड़े आए हुए थे। मुख्तलिफ जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने घोड़े यहाँ पर इस टेंट पैकिंग कंपटीशन में भेजे। इंडिया की जो नामवर टीमें हैं वो भी इसमें शामिल हुई। आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ये ग्राउंड है जहाँ पर ये कंपटीशन हुआ, और इसमें जो मुंतज़मीन थे उनका ये कहना था कि जो नेज़ाबाजी का उन्होंने कंपटीशन कराया है वो पाकिस्तान की सकाफ़त को बरतानिया में उजागर करना और लोगों को दिखाना है कि पाकिस्तानी जो कल्चरली पाकिस्तान कितना रिच है। ये इवेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोगों के लिए कराया, कम्युनिटी के लिए किया, ताकि उनको पता चले कि ये स्पोर्ट भी एग्जिस्ट करती है इन द वर्ल्ड। पीपल डोंट इवन नो कि ये स्पोर्ट है क्या, होता क्या है, कैसे घोड़े भागते हैं, कैसे नेज़ा लगता है, कैसे किले उठते हैं। तो दिस इज़ समथिंग न्यू, यूनिक फॉर पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल नामवर नेज़ाबाज पाकिस्तान से आए हुए हैं। लेडीज़ की अपनी फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ UK एंड लंदन 4 लेडीज़ की टीम जो है ना हमारी जो है वो सेक्शन में भागे हैं। इस तरह के इवेंट देखें जी, ये सकाफ़त के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी कल्चर है ये इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गैदर द डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटीज़, ताकि हम उनको अपना पाकिस्तान की गुड पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे कर सकें, हमारे यंगस्टर्स को इसके करीब लेके जाएँ। ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट जो है वो हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है। नवाब मलिक अरसलान खान की सरबराही के अंदर इस क्लब के अंदर
नेज़ाबाजी करते कोई 15 साल हो गए हैं, और ये जो गेम है, ये गेम हमारा जो एक कल्चर और ट्रेडिशन है पाकिस्तान का, उसको शोकेस करती है। लंदन सेंट्रल में अगर नेज़ाबाजी हो रही है, दिस रियली शोज़ हाउ पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग एज अ स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट का रुझान बढ़ रहा है। इस मेले को देखने के लिए जो वो बहुत बड़ी तादाद में कम्युनिटी के लोग आए, जहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग और मुख्तलिफ एम्बेसीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी आए थे। मैं पाकिस्तान टीम का कलर होल्डर रह चुका हूँ, और मैं 2005 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे करता रहा हूँ, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान के लिए मैंने गोल्ड मेडल विन किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़कियाँ इसमें इंटरेस्ट ले रही हैं और आना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इवन इन यूरोप लड़कियां ज़्यादा हॉर्स राइडिंग में इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं, तो डेफिनेटली हमारी पाकिस्तानी लड़कियों को भी आना चाहिए, और वो भी बहुत अच्छे से ये गेम कर सकती हैं, कर रही हैं बल्कि। मैंने स्पेशली फॉर द इवेंट ट्रैवल किया। I've been riding horses for like 11 years now। आपको यहाँ पे मेला अटेंड करके बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप पाकिस्तान में ही हैं, आपको फील ही नहीं आती जैसे आप पाकिस्तान में नहीं हैं। एवरीबडी इज सो सपोर्टिव। जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ और स्पेशली ये मेला अटेंड करने के लिए आया हूँ, और बिल्कुल वही माहौल लग रहा है जो हम पाकिस्तान में देखते हैं अपने मुख्तलिफ इलाकों में, जितने भी मेले वहाँ पर होते हैं, और जैसा वहाँ पे हम इंजॉय करते हैं वैसे ही माहौल और वैसे ही लोगों की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। कम्युनिटी के फ़ायदा है, क्यों shows the importance of this event here, which brings everybody together, and that is really good। अब जो यहाँ पर जो बरतानिया में भी जो पाकिस्तानी जहाँ पर जो नेज़ाबाजी की कंपटीशन कराते हैं, उसको अब यहाँ पर न सिर्फ अंग्रेज़ बल्कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में अब बड़ी सतह पर अब चैम्पियनशिप्स होती हैं, जिसमें जो पाकिस्तानी और इंडियन नेज़ाबाज हैं, ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तान से बड़ी तादाद में नेज़ाबाज आते हैं, वो इन जो कंपटीशन हैं उनमें शिरकत करते हैं। मुझे स्पेशली अच्छा लगा कि लड़कियों की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है, दे आर पार्ट ऑफ इट। हाँ मतलब लेकिन रिपोर्ट तो हमारी वहाँ की थी ना। थैंक यू मुर्तज़ा, थैंक यू। ओके सो दिस इज हैपनिंग ओवर देयर। हमारे यहाँ जी क्या हो रहा है? बारिश, कोई तबाही बारिश हो रही है, दबा के बारिश हो रही है, कुछ जगह बहुत ही हसीन लग रही है, कुछ ज़रा ख़तरनाक सी सिचुएशन बन रही है। अभी कहाँ जाना है? पहले हम ज़रा दिखाएं। दयामर जाएंगे, मोहम्मद अली। दयामर में मोहम्मद अली हमारे साथ हैं और वह हमें बता रहे हैं कि बारिश के बाद क्या माहौल बना है। जी, ज़िला दयामर में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। बारिश की वजह से नदी नालों और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना है। दयामर के मुख्तलिफ वादियों में राब्ता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं, सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो चुके हैं, जिनकी वजह से लोगों के पंचक्कियाँ, दरख्त, बागात और जो माल मवेशी हैं वो भी सैलाबी रेलों की नज़र हो चुके हैं। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वादी खिनर और थुर में राब्ता पुल और सड़क जो है उसको काफ़ी हद तक सैलाब ने नुकसान पहुंचाया है। यहाँ मैं मौसम की बात करता चलूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले आने वाले एक हफ्ते तक जो है मौसम इसी तरह रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम महकमों को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। दरिया सिंध के किनारे रहने वाले जो आबादी है उनको शदीद ख़तरात लाहक हो चुके हैं। इंतज़ामिया ने आवाम और सयाहों से अपील की है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, क्योंकि सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के बायस ख़तरात मौजूद हैं। बहुत खतरात मौजूद हैं। और उसके बाद फिर आपने पुल देखे हैं जो बह रहे हैं, उसके बाद वो गाड़ियाँ क्या वहाँ कर रही थी भाई। ये जो ये एडवेंचर है ना, ये तो चले ऑब्वियसली मदद कर रहे हैं एक दूसरे की। ये गाड़ियों का क्या सीन है? मतलब व्हाट व्यू वर यू थिंकिंग दैट यू विल गेट अगर आप उसके बीच में घुस जाएं? और लिटरली 2 सेकंड लगेंगे, पीछे जो पहाड़ है ऊंचाई से पानी का रेला आएगा। हाँ, आपको आपके पूरे खानदान को बहा के ले जाएगा। आपको शीशे ऊपर करने का टाइम नहीं मिलना, लेट अलोन कि आप कहीं भागें। सो प्लीज़ इस किस्म का गंदा मारें। और हर साल यही होता है, हर साल हम वार्न करते हैं और हर साल कोई जाले जो है ना वो निकल जाते हैं ये करने के लिए कि हम करके दिखाएंगे आपको। नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ये अपनी अपने ख़ानदान की, अपने छोटे छोटे बच्चों की आप ज़िंदगी आप रिस्क डालते हैं ये सारी हरकतें करके। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। और मतलब इट्स अनबिलीवेबल कि किसी को आपको सिखाना पड़ रहा है। बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बन सकती है, जैसे कि हम आपको दिखा भी रहे हैं। अच्छा, तो बारिशें तो चल रही हैं हर जगह एंड विल कीप यू पोस्टेड। बताएंगे आपको पंजाब की क्या सूरत हाल है। लाहौर में भी बारिश हो रही है और हो रही थी, लेकिन पानी तो है जगह। नहीं, मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी जो मुझे आई है। मतलब नहरें बनी हुई हैं घरों के बाहर,
नहर की बात नहीं कर रहे, और वक्फे से जारी है, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम। अच्छा, बारिशों की हम बात कर रहे थे पिछले घंटे में, बट अब ज़रा तफसील में बात करते हैं क्योंकि बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि उसमें तफसील रिक्वायर्ड है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद मानसून बारिशें हो रही हैं। लाहौर में बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है और वासा जो है वो लाहौर की जानिब से जारी करदा जो फैक्ट्स हैं, जो स्टैट्स हैं, उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई है। और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हमेशा ये, और एयरपोर्ट के इर्द गिर्द बहुत आबादी है। मतलब DHA है, बरकी रोड है, मुतअद्दिद सोसाइटियाँ हैं, अस्करीज हैं। अच्छा, शेखुपुरा की शाह कॉलोनी, उमर दराज कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। जैकबाबाद और उबाड़ो, गहर की, घोटकी में भी बारिश हुई है। खानपुर महर के करीब नहर में शिगाफ पड़ने से चावल की खड़ी फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। कोलू में मुस्तान, आप किसान की ज़हनी कैफियत का अंदाजा नहीं लगा सकते जब इस तरह का नुकसान होता है, और खासतौर पे जब आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब बारिश है, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। कोलू में मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नाले बिफर गए, कई इलाके पानी में डूब गए। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 18 बकरियां हलाक हो गई हैं। शकरगढ़ में नाला बई में तोगयानी और नूरकोट को मिलाने वाले 30 से ज़ायद देहात के रास्ते ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरी पैदल और कश्तियों के जरिए अपने घरों पर जाने पर मजबूर हैं। कामोकी के करीब बरसाती नाले का बंद टूटने से पानी फसलों में दाखिल हो गया है। सदर आसिफ जरदारी ने मानसून बारिशों के पेश नज़र NDMA, PDMAs और मकामी इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने भी मानसून सीज़न से पहले हुक्काम को तैयार रहने की हिदायत की थी। अब वक्त आ गया है कि इस पर अमल होता भी देखें हम। और उन्होंने क्या कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने क्या कहा था, ये सुनिए। जो रेनफॉल है मॉनसून में वो मोर और लेस लोकलाइज्ड होगी, जिसके अंदर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, स्पेशली जो पूरी पोठोहार की बेल्ट है, पिंडी डिवीजन के कुछ एरियाज हैं, उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद फिर फ्लडिंग का भी जो अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। खरीफ का जो क्रॉप है उस पे ये अफेक्ट कर सकती है लो रेनफॉल जो है। और लोगों को हमने अब गाइड करना है कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। और साथ ही आपको ये बताएं कि मकबूजा कश्मीर में तेज़ बारिशों के बाद भारत ने पानी का बड़ा रेला जो है पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया है और भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए हैं। सैलाब के खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सियालकोट और वज़ीराबाद में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए चनाब में पानी की सतह जो है वो बुलंद होने लगी है। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से चंद घंटों में बारिश का पानी निकाल दिया गया है और अफसरान और अमले को 24 घंटे फील्ड में रहने की हिदायत भी की गई है। अभी हमने आपको सुनाया भी है। पंजाब हुकूमत ने वासा का दायरा कार जो है वो कोई 41 ऑलमोस्ट अजला तक अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए सूबे भर में जदीद मशीनें और आलात फराहम करने का अमल जारी है। PDMA, वासा, सुथरा पंजाब, पुलिस, रेस्क्यू समेत तमाम महकमे आवाम की हिफाजत के लिए हाई अलर्ट हैं। हुकूमतें तो ऐसे दावे करती हैं, लेकिन हम अपने नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या माहौल है, क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है। So let's start with गुजरावाला को लेके चले। गुजरावाला डिवीजन में बहुत बारिश हुई थी। राना अंसर भी हैं और लेट्स टेक यू टू लाहौर एज वेल। उमे फरवा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले हम ज़रा लेडीज़ फर्स्ट, उमे फरवा आपसे बात करते हैं। हमें कुछ वीडियोस भी लाहौर की बिल्कुल अभी कुछ देर पहले की आ रही हैं और जहाँ DHA जैसी जगहों पे भी सड़कें जो हैं वो तालाब बनी हुई हैं। कितनी बारिश हो गई? जी बिल्कुल, लाहौर में आज अभी तक सुबह से लेकर 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और 263 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट पे रिकॉर्ड की गई है और अभी भी वहाँ पे बारिश का सिलसिला जो है वो थमा नहीं है। ये सुबह 4 बजे से बारिश का ये स्पेल शुरू हुआ है जो कि मुसलसल हो रहा है और अभी जो आप खुद भी अभी जिक्र कर रहे हो कि वीडियोस देखी गई हैं जहाँ पे मुसलसल बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है, वहाँ पे आपको पानी अभी दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है उसके कुछ देर के बाद जो है बारिश वहाँ से क्लियर, बारिश का जो पानी है वो साफ़ कर दिया जाता है। कल भी लाहौर के अंदर जो है 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई जो कि लक्ष्मी की चौक में हुई थी और लक्ष्मी चौक में माजी में भी पानी बहुत खड़ा रहा है। तो कल जो है वो ये देखने
देखने में आया कि जैसे बारिश जो है रुकी है, उसके कुछ देर के बाद जो है बारिश का पानी वहाँ से क्लियर कर दिया गया है। तो आप उम्मे परवा आप ये कह रही हैं कि ये जो आपको विजिबल डिफरेंस नज़र आ रहा है पिछली सारी बारियों में और अब पानी खड़ा नहीं रहता ज़्यादा देर तक, बारिश को तो खैर नहीं रोका जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ये हुमा, हमने खुद भी देखा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ को देख रही हूँ और कवर कर रही हूँ कई सालों से। माजी में ये था कि वहाँ पे पानी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ था। अब लाहौर के अंदर महकमा वासा की जानिब से 18 अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बनाए गए हैं, जहाँ पर बारिश का पानी जो है वो महफूज कर लिया जाता है। मैं आपको लक्ष्मी की ही बात कर रही हूँ कि माजी में हम लोग लक्ष्मी से खड़े होकर लाइव दिखाते रहे हैं कि यहाँ पर घुटनों से ऊपर यानी आधे से ज़्यादा आपकी बॉडी जो थी वो पानी में डूब जाया करती थी। लेकिन कल ये देखने में आया, चूँकि 123 मिलीमीटर बारिश 1 घंटे के अंदर मूसलाधार हुई, वहाँ पे बारिश का पानी खड़ा था। ये नहीं कि बिल्कुल साथ ही क्लियर हो गया, लेकिन बारिश जैसे ही थमी है कुछ टाइम के बाद वहाँ से बारिश का पानी क्लियर कर दिया गया। ठीक, राना आंसर के पास जाएंगे उम्मे परवा हम, और लाहौर में दीज अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स आर वर्किंग वेल। राना साहब आप बताइएगा, गुजरावाला डिवीजन में तो 10 अफराद की जान चली गई थी, उसके बाद भी बारिश का सिलसिला अभी तक जारी है, अभी भी आप छतरी लिए खड़े हैं, क्या अपडेट है मौसम की और उसके बाद इर्द गिर्द की क्या सूरत हाल है? जी देखें अब्दुल्ला, जैसे आपने कहा आज तीसरा रोज है, 250 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश से जो बारिश का मौजूदा स्पेल है ये शुरू हुआ था, अभी तीसरा रोज है और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश हो रही है। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और इस मुसलसल बारिश की वजह से जो निकासी याब का अमल है इंतजामिया और महकमा वासा को, उसमें भी मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला शहर में जो ज्यादा सूरत हाल खराब हुई थी वो पहले रोज की मूसलाधार बारिश थी। उसके बाद से गुज़िश्ता रोज हमने शाम को देखा कि शहर का जो बेशतर हिस्सा है वो क्लियर कर दिया गया था, सिर्फ चंद एक इलाके रह गए थे, जैसे मोहल्ला शमशाबाद है, इसी तरह हाफजाबाद रोड के गिरदोनवा में कुछ इलाके थे जहां पर गलियों में पानी था। गुज़िश्ता रोज लाहौर से इजाफी मशीनरी भी गुजरांवाला भिजवाई गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गुजरांवाला जिला और ये जो पूरा रीजन है हमारा गुजरांवाला डिवीजन, ये ऐसे इजला है जहां जब बारिशें होती हैं ना सिर्फ इंतजामिया को अर्बन फ्लडिंग का सामना होता है, बल्कि सेम उसी वक्त यहाँ जो गिरदोनवा में बरसाती नाले हैं, जो दरिया है, वो भी बिफर जाते हैं। तो गुज़िश्ता रोज ऐसे हुआ कामोकी में बरसाती नाले का बंद टूट गया 2 जगह से, फौरी तौर पर वहां मशीनरी भिजवाई गई, उसको बांधा गया। उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई कि दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ना शुरू हो गई है, भारत की तरफ से पानी छोड़ा गया है, तो वहां पर रेस्क्यू की फौरी टीमें डिप्लॉयड की गई। इस वक्त दरियाए चनाब में पानी की जो सतह गुज़िश्ता रात बुलंद हुई थी, रात उसमें इस्तेकाम आया और अब पानी जो है दरियाए चनाब में कम हो रहा है हेड बराला के मकाम से। तो गुजरांवाला में कमिश्नर गुजरांवाला से हमारी बात हुई कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि पूरे रीजन की निगरानी की जा रही है। कमिश्नर ऑफिस में एक कंट्रोल रूम फाल है, तमाम जो इजला है हमारे जैसे सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरात है, उसमें तमाम तर मशीनरी और जो वसाइल है वो बुरुए कार लाए जा रहे हैं। जहां जहां लगेगा कि इजाफी मदद की जरूरत है तो दूसरे शहरों से इजाफी मशीनरी और अमला भी मंगवाया जाएगा। जी। तो राना अंसर, वैसे तो आप किस दरिया के आगे खड़े हैं, क्योंकि हमें आपके पीछे पूरा इतना पानी नजर आ रहा है कि ये सड़क है, कहाँ है, आप थोड़ा सा इस सिचुएशन का भी बता दें। और दूसरा ये, आप भी जरा पिछली बारियों से अब कंपैरिजन दें, अब पानी खड़ा होता है, जल्दी निकाल दिया जाता है, आप तो ऑब्वियसली कवर करते हैं, इलाके हैं वो तो हैं ही। अजी देखें, सबसे पहले तो बताऊं कि ये पसमूर रोड है, यहाँ पर जब पहले रोज बारिश हुई तो बहुत ज्यादा पानी जमा था। अगर आप कंपेरिजन कहें कि पिछले सालों की निस्बत, तो यकीनन ये बात है, एक तो बारिश जो जैसे हमने पहले दिन रिपोर्ट किया कि 250 मिलीमीटर बारिश जो है वो कई सालों बाद गुजरांवाला में रिपोर्ट हुई है। उसके बाद से जितनी भी बारिशें हो रही हैं वक्फे वक्फे से, उसका जो पानी है हम देख रहे हैं जहां पर पानी जमा होता है थोड़ी देर बाद गोड जो है वो क्लियर कर दिए जाते हैं। बल्कि महकमा वासा की जो मशीनरी है, पहले हम ऐसी सूरत में रिपोर्ट करते थे कि कोई मशीनरी फाल है या जितने भी हमारे पंपिंग स्टेशन है उसमें से कोई खराब निकल आया है। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, जिले इंतजामिया के तमाम अफसरान मशीनरी फाल है, बल्कि इनके जो कंट्रोल रूम है, क्योंकि हम जाके वहां पर देखते हैं, जो इनके जो हुक्मरान है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी या वजीर आला ऑफिस, वो भी मुताबिक नजर आता है। बार बार अफसरान से पूछा जाता है कि हमें बताया जाए जिस एरिया में पानी जमा था अब क्या सूरत हाल है। तो इस वक्त ये अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर बारिशें हैं, पानी जमा हो रहा है, लेकिन साथ साथ काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो इलाका है इसमें सूरत हाल डिफरेंट हो जाती है, इनके पास मसाइल तो वही है, लेकिन जब शहरों में सूरत हाल खराब होती है, दूसरी तरफ नदी नाले और दरियाओं पर भी काम करना पड़ता है, तो फिर थोड़ी सी हमें लगता है जैसे मजीद वसाइल की जरूरत है। तो इस वक्त गुजरांवाला शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। गुजरांवाला के जो शहरी हैं वो तीसरा रोज है आज बारिश का। जैसे मैंने पहले बताया
कि गुज़िश्ता रोज से जो बड़ी शाहराहें हैं, जो सड़कें हैं शहर की, वो क्लियर है, लेकिन चंद एक नशेबी इलाके हैं गलियों वगैरह में पानी पॉइंट आउट किया। अच्छा, गलियों में पानी अभी लाहौर चलेंगे दोबारा। और उम्मे फरवा, अभी आने वाले 2-4 रोज़ की क्या पेशगोई है? मतलब बारिश का सिलसिला, ये स्पेल जो चल रहा था लाहौर में, ये ख़त्म हो गया है या अभी 1-2 रोज़ और बारिश हो सकती है? बिल्कुल, ये स्पेल 19 की रात को शुरू हुआ था और 23 तारीख से ऊपर जो है ये 29 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया था। महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की थी, तो ये बारिश का सिलसिला जो है पीर तक जारी रहने का इम्कान है। और अभी फ़िलवक्त जो पेशगोई की जा रही है कि मुसलसल जो है वक्फे से बारिश हो रही है और कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। और अब्दुल्ला, जहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है वहाँ पर आपको बारिश का पानी भी नज़र आता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे बारिश थमती है उसके बाद बारिश का पानी क्लियर कर दिया जाता है। यहाँ पे एक और बात भी मैं आपको बताइए, एक और बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि अंडर पासिस पे आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा पानी जो है इकट्ठा होता था और हम अक्सर वहाँ पे रिपोर्ट भी करते थे, लेकिन महकमा वासा की जानिब से वहाँ पर कैमरे लगा दिए गए हैं और वहाँ कैमरे से मॉनिटरिंग की जाती है। हर महकमा वासा के वहाँ पे बाकायदा कंट्रोल रूम बना हुआ है, कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है अंडर पासिस पे, वहाँ पे टीम को भेज के उसको क्लियर किया जाता है। तो महकमा वासा की जानिब से काफ़ी काम हो रहा है और ये अच्छी बात ये है कि अगर बारिश रुक रही है तो उसके कुछ घंटों के बाद बारिश का पानी क्लियर हो रहा है। और अब मैं इस वक्त हाजी कैंप पे मौजूद हूँ और हाजी कैंप पे इतना पानी खड़ा होता था कि हाजी कैंप वाज नोटोरियस फॉर इट एज वेल है। ये उम्मे फरवा, जरा हम आपको फ्रेम किए हैं, अगर आप अपने कैमरामैन को कह सकें वो हमें एक पैन शॉट दें, जरा इधर करीब ही रेलवे स्टेशन भी है ये तो। बिल्कुल रेहान आपको ये हाजी कैंप की सूरत हाल दिखाएगा। हम स्पेशली यहाँ पर आए थे क्योंकि जब भी बारिश होती है ना तो हाजी कैंप जो है वो बाकायदा तौर पे तालाब का मंजर पेश करता है, लेकिन यहाँ पे तालाब वाला मंजर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे स्मूथली जो है ट्रैफिक चल रही है, ऑरेंज ट्रेन भी चल रही है, यहाँ पर रूटीन की ट्रैफिक भी है, लोग आ जा रहे हैं, जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी। अच्छा उम्मे फरवा, अब हमें टीम भी आपको नजर आएगी। बिजली के निज़ाम के हवाले से बताएं, क्योंकि हमें पता है जब इतनी बारिश होती है तो काफ़ी फीडर स्ट्रिप होते हैं, बिजली भी काफ़ी आती जाती रहती है, तो वो सिलसिला चल रहा है सही? बिल्कुल, ये वाली बात तो इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, ना ही इसको छोड़ा जा सकता है इस बात को। जैसे ही बारिश होती है यकीनन बिजली जो है वो बंद हो जाती है, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि जिन जगह के ऊपर तो यानी बारिश रुकती है वहाँ पे बिजली की बहाली का काम जो है फौरी तौर पे कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ ज़्यादा बारिश है और जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा हो जाता है वहाँ पे थोड़ा सा बिजली को लेके काम जो है ना वो मुतासिर होता है। और यहाँ पर एक और बात मैं जिक्र करना चाहूँगी कि महकमा हाउसिंग की जानिब से बाकायदा तौर पे लोगों में एक अवेयरनेस मैसेज कल से दिया जा रहा है कि जहाँ पे भी बारिश का पानी है लोग उस घरों से मत बाहर निकले, बच्चों को ख़ास तौर पे मत लेके निकले या बच्चों को बाहर मत निकलने दें, क्योंकि आप देखते हैं जैसे बारिश का पानी इकट्ठा होता है कुछ शरारती बच्चे उसमें उस गंदे पानी में नहाते हुए भी दिखाई देते हैं और आपको पता है खंभों में करंट भी आ जाता है क्योंकि मानसून का ये मतलब ये तो खैर माँ बाप के लिए डायरेक्टिव होना चाहिए ना कि जब बारिश हो रही हो तो बच्चों को इस तरह खुला ना छोड़ दें बाहर, उन पर नज़र रखें। राना सर, आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे, बिजली का निज़ाम ज़रा बताएं कि ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड बारिश हो भी रही है और अभी होती भी रहेगी, फोरकास्ट वगैरह भी है, तो कोई किस तरह चल रहा है बिजली का निज़ाम? अरे देखिए, बिजली का निज़ाम जाहिर है वैसे ही है, इसको अपग्रेड होने की ज़रूरत है। जब बारिश शुरू होती है उस वक्त हम सुनते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद होना शुरू हो गई है। जब कैप्को काम से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि ट्रिपिंग आ गई है सिस्टम में, या बाद वफात जिस जगह ज़्यादा पानी जमा हो जाता है या सैलाबी सूरत हाल होती है, हिफाजती इक़दाम के तहत भी उन इलाकों में बिजली बंद की जाती है। जैसे फरवा रिपोर्ट करी थी, जाहिर है गुजरावाला में भी ऐसे ही होता है कि हमारा एक कल्चर है, हालांकि बार बार कहा जाता है जब बारिश का पानी जमा हो तो आप घरों से बाहर ना निकलें, बारिश के पानी में ना जाए, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि सड़कों पर जब पानी जमा होता है, गंदा पानी होता है, उसमें भी बच्चे या दूसरे लोग जो है पानी में नहाते हुए नजर आते हैं या पानी में खेलते हुए नजर आते हैं। तो गुजरावाला में ऐसी ही सूरत हाल है, बिजली वक्फे से चली जाती है, थोड़ी देर बाद आ जाती है, लोड शेडिंग एक तरह की बनी हुई है, लेकिन जब तो काम कहते हैं कि हम एहतियाती तौर पर बिजली बंद करते हैं जब ज्यादा बारिश हो रही होती है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। तो अच्छा राना सर, अब गुजरावाला शहर की तो आप हमें सूरत हाल बताते हैं, जो ज़िले में और इलाके हैं, दीगर जो शहर हैं, दीगर गांव हैं, जो राब्ता सड़कें हैं, बताइएगा
वहाँ क्या सूरत हाल है अगर आप तक हैं इत्तला? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया था अब्दुल्ला, पूरा रीजन ही बारिशों का ये जो स्पेल है उसकी लपेट में है। नारोवाल में भी बारिश हुई है, सियालकोट में भी बारिश हुई है, गुजरात में भी बारिश हुई है, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिश हुई है। हमने कमिश्नर ऑफिस से इस बारे में थोड़ी देर पहले सारी डिटेल ली, क्योंकि मैं बता रहा था कि कंट्रोल ऑफिस कमिश्नर साहब ने बनाया हुआ है, पूरे रीजन को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन नारोवाल में भी सूरत हाल अभी बेहतर है। सियालकोट में भी गुज़िश्ता शाम सूरत हाल ऐसी थी कि तकरीबन तमाम सड़कों से पानी निकल चुका था। और गुजरात में पिछले साल आपको याद होगा कि हम रिपोर्ट करते रहे हैं कि ऐसी ही हैवी बारिश जब गुजरात में हुई थी 300 मिलीमीटर या 250 मिलीमीटर से ज्यादा थी। उस बारिश के बाद 3 से 4 रोज लग गए थे सड़कों से कई फीट पानी उतारने में। लेकिन गुजरांवाला में हमने जब देखा कि उतनी ही बारिश जब हुई उतना ही पानी खड़ा हुआ, लेकिन निकासी आपका अमल जो है वो बेहतर था, तेज था। अगले ही रोज पानी सड़कों से जो मेन बड़ी सड़कें थी वहां से उतर गया। तो मंडी बहाउद्दीन से भी गुज़िश्ता शाम जो रिपोर्ट्स भिजवाई गई उसके मुताबिक शहर की बड़ी सड़कों पर पानी नहीं था। जितनी भी रास्ता सड़कें दूसरे जिला की। चले, ओवरऑल हमें ये समझ आई है राना अंसर और उमे फरवा के हालात जो है ना वो बेहतर है, विच इज़ वेरी इंडियरिंग। बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज इतने इश्यूज, इतने मसले, और हर साल जब हम बात करते थे बारिशों के बाद हमें बताया जाता था देयर आर थिंग्स नीड टू इम्प्रूव, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा होता था। बट नाउ वी सी के कुछ काम हुआ ही होगा फॉर इट टू बी लाइक दिस, कि पानी जो है वो खड़ा नहीं रहता बहुत देर तक, फौरन निकल जाता है। अंडरपासेस पे कैमरास लगाए हुए हैं, मतलब व्हिच इज सो इम्प्रेसिव बाय द फैक्ट कि वासा ने लाहौर में अंडरपासेस में कैमरे लगा दिए हैं, एंड दे हैव अ कंट्रोल रूम, एंड व्हेनेवर द वाटर रीचेस अ सर्टेन लेवल वो फौरन टीम में भेज के वहां से उसे क्लियर कराते हैं। सो this is the effective use of technology, absolutely, which we are actually, and this is the good utilization। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि एक तो लगाओ भी और उसको इस्तेमाल करो, उसका फ़ायदा उठाओ। we need that in our city as well where we are at the moment, कराची। अच्छा जी, अभी हम कहाँ चलेंगे? और भी जगहों पे बारिश हो रही है। नौशेरा चलेंगे और बादशाह खान हमारे साथी हैं वहाँ पे, एंड ही इज गोइंग टू टेल अस कि नौशेरा में बारिश के बाद क्या हालात है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तहसील जहांगीर टीमें दफ्तर के साथ ही मौजूद है। टीमें दफ्तर के सामने नदी नालियाँ यहाँ पर जंगली घास से भरी पड़ी है, दूसरी तरफ प्लास्टिक और इसमें गंद भी पड़ा है। निकासियाब का नाकिस इंतज़ाम है। मानसून शुरू होने से पहले उनके ये दावे थे कि हमने यहाँ पर तमाम नदी नालियों की सफाई शुरू कर दी है, लेकिन दफ्तर के सामने ही जो नालियाँ है वो जंगली घास से भरी पड़ी है और निकासियाब का कोई इंतजाम नहीं। जब पहली बारिश शुरू हुई तो तमाम तर बारिशी पानी यहाँ पर मार्केटों में, बाजारों में दाखिल हो गई। लोगों को घरों में भी काफ़ी तकलीफ और परेशानियों का सामना है। बारिश का पानी ताहाल यहाँ पर मार्केटों और घरों में कड़ी है। इससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत पूरी तौर पर इसका नोटिस ले और ये जो नाले हैं गंदे और बरसाती जो नदी नालियाँ हैं इसकी सफाई शुरू करे ताकि आवाम परेशानी में बच सके। और राइट, चलो, मतलब बेसिकली डील किया जा रहा है। बारिश तो है और होनी भी है। हमारे लिए क्या फोरकास्ट है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। अगले हफ्ते की है फ्राइडे एंड द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ये मैंने वेदर ऐप पे देखा है, मुझे किसी ने बताया। मैंने कहा आपको कोई वही नाज़िल हुई है क्या हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि कल भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि ह्यूमिडिटी में इजाफा हुआ है, हब्स की कैफियत बनी हुई है, हवा जरा रुकी हुई है जिस तरह की होती है। आई मीन द सिचुएशन इज बिल्डिंग अप टुवर्ड्स द रेन सिनेरियो। वैसे हमने ये सिचुएशन बिल्ड अप होते हुए पहले भी देखी है। जरूरी नहीं है, जरूरी बिल्कुल नहीं, देयर इज नो गारंटी कि वो बारिश होगी कि नहीं होगी। और अगले हफ्ते तो बिल्कुल ना हो, बिकॉज आई वुड बी एबल टू then enjoy it। हम बात करते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं कि उससे अगले हफ्ते हो जाए। अच्छा, अभी हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान और श्रीलंका की वुमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल आज हैमिल्टन में खेला जा रहा है। श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। एंड अभी कितने ओवर्स हो गए? 11वें ओवर में हैं हम। और कितने रन बना लिए हमने? कितने रन बनाए हैं? हम अपनी टीम से कह रहे हैं, हम जरा अपडेट कर दें चुपके से। 56 रन हो चुके हैं 11 ओवर। बाय द वे, किसी ने कल मैच देखा था अंडर 19 लड़कियों का हमारा, दे वन द मैच एंड मैंने आते जाते देखा, और लास्ट जो था ना जिसपे उन्होंने जीतना ज़रूरी था, लास्ट बॉल उसमें चिक्का मार के ही जीता है। तो आइकॉनिक सा वो हो गया। बट द गर्ल्स वर डूइंग वेल। जियो सुपर पे लाइव जो है मैच आप देख भी सकते थे। और क्या करें हम, अभी हम लेते हैं एक ब्रेक और थोड़ी देर में वापस आते हैं फिर।
मतलब कि हज़ारों लाखों की तादाद में ये इंडिया था बाय द वे। इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली की हम ये बात कर रहे हैं, उसकी सड़कों पर हज़ारों तलबा और तालबात जो हैं वो जमा हैं और इस गैर सियासी तहरीक में अब अपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी भी अपना हिस्सा डालने लगी है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी नौजवानों के एहतजाज की हिमायत कर दी है। मुंबई के एहतजाज में बॉलीवुड के एक और स्टार हैं आमिर खान, उनके भांजे इमरान खान जो कि खुद भी एक एक्टर हैं वो भी शरीक रहे। भारतीय नौजवानों की तहरीक का कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया है कि 20 जुलाई को जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था और हुकूमत ने बात ना मानी तो इस बार लाखों लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और नई दिल्ली में नौजवानों का धरना जारी है। मुजाहिरे अब मुंबई, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु समेत दीगर भारतीय शहरों तक भी फैल गए हैं। भारतीय वज़ीर सेहत ने नौजवान रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए बुलाया, नौजवानों ने जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, जिन चीफ जस्टिस के भोंडे रिमार्क्स की वजह से ये सारा कुछ शुरू हुआ, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी एटलीस्ट जब जन्म लिया, जो नाम ही कॉकरोच वहां से आया, इस मामले में पुलिस के नौजवानों पर प्रोटेस्टर्स पर तशद्दुद के केस को सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हम वीडियोस भी नहीं देखेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, इट डज नॉट मैटर। सो धरने के मकाम जंतर मंतर आने की अब सख्ती मजीद कर दी गई है। पूरी रियासती मशीनरी नौजवानों को तहरीक ख़त्म करने के लिए प्रेशराइज कर रही है, इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और जैसा आप बता रहे थे, हाँ बिल्कुल, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत ही इनकार कर दी है। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके पास वीडियोज़ देखने का वक्त नहीं। भारतीय हुकूमत ने पुलिस के मजीद 20 दस्ते जो हैं वो दिल्ली में तैनात कर दिए हैं। सो थिंग्स आर एस्केलेटिंग ओवर देयर और वहाँ उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की जा रही है। ज़्यादातर भारतीय अदाकार और फनकार भी तलबा और तालबात की हिमायत में बयानात जो हैं दे रहे हैं। कुछ सुने ज़रा। ये बड़ी सवाल की है कि कैसे कोई खामोश रह सकता है जब आपकी नज़रों के सामने आपके अपने शहर, अपने मुल्क में ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन ऐसे हैं लोग दूसरी तरफ, क्योंकि कुछ ऐसे फनकार भी हैं जो मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। अब वो कौन है और क्या कह रहे हैं, ये देखें। तलबा मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और मुकाबले के इम्तहानात में मुबैना बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के साथ मुलाजमत के मवाक़ों में शफाफियत का मुतालबा किया जा रहा है। ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े का मुतालबा भी सामने है, पहले से ही सामने है। मोदी हुकूमत के लिए परेशानी ये है कि अब बात सिर्फ दिल्ली एहतजाज तक महदूद नहीं रही है। तलबा लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग ने मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी एहतजाज की आग भड़का दी है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने भी एक बार फिर पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। मंगल को तलबा तालिबात पर पुलिस तशद्दुद के बाद से तलबा की हिमायत में इजाफा हुआ है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के रहनुमा जो हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि बच्चों के साथ जो बर्बरियत की गई वो इंतहाई शर्मनाक है। भारतीय तज्जियाकारों का कहना है कि स्टूडेंट्स की इस तहरीक में इंतहा पसंदाना सोच रखने वाली मोदी हुकूमत के लिए संगीन पैगाम है कि नौजवान नस्ल हुकूमत से सख्त मायूस हो रही है और अगर स्टूडेंट्स की आवाज़ ना सुनी गई तो ये ऑब्वियसली बड़ी एब्सोल्युटली। और दूसरी बात ये है कि दुनिया देख रही है, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने बरस अपने पैर जिस तरह जमाए थे और सिस्टम में जिस तरह पंजे गाड़े थे, ऐसा लगता नहीं था कि इनको यहाँ से कोई हिला सकता है या हिलाएगा तो कैसे हिलाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की बहैसियत वज़ीर आज़म ये आखिरी टर्म भी हो सकती है और थी भी। उसके बाद बीजेपी का क्या मुस्तकबिल है, ऐसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन क्या मोदी की ये लेगेसी होगी जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। सरदार मसूद खान साहब साबिक सफ़ीर हैं, साबिक सदर आज़ाद कश्मीर और नई दिल्ली में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आपने ज़ाहिर वक्त भी गुजारा है सरदार साहब, आप हमें प्लीज़ समझा सकते हैं कि अभी जो माहौल बना हुआ है ये क्या अनप्रेसिडेंटेड आपको लग रहा है और क्या ये किसी सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है जिस तरह हमने इसी खित्ते में और ममालिक में देखी। रीसेंट एग्जाम्पल बांग्लादेश की अगर ले लीजिए उसको तो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच ये कहूँगा कि मैं दिल्ली में हाई कमिश्नर नहीं रहा, बाकी बहुत सी जगहों पे मैंने अपने फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। तो लेकिन चूंकि आपने एक मेरी सफारत में इजाफा किया इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अब मौजू की तरफ आता हूँ। आपने जो सवाल उठाया है मैं समझता हूँ कि उसमें ये तहरीक जो है ये मुल्क भर में फैल गई है, पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है और ये असल में एक लावा उबल रहा था और अब वो आतिशफशा आहिस्ता आहिस्ता फट रहा है। उसमें आपने ये देखा होगा कि एक तो उनके जो बुनियादी नुकात हैं जिनके बारे में उन्होंने मुतालबा किया है
और उसके तालीम से मुताल्लिक़ हैं। उसके अलावा जो है जो वहाँ उनके वज़ीर तालीम है, उनकी रऊनत की बात है, जो वहाँ का अदलिया का निज़ाम है जो इंसाफ नहीं दे रहा। लेकिन जो लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और जो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जंतर मंतर में या दूसरी जगहों पे या जो सियासी रहनुमा वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं या एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, तो वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बहुत अहम है। वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत, बीजेपी, उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इन्होंने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाते हैं और उसके बाद उससे फ़ायदा उठाने की उसे राजनीति का एक की स्टोन बनाया हुआ है। इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। वहाँ जो है ख़वातीन हों मर्द हों वो खड़े हैं, कहते हैं कि ये सिख हैं, ये मुसलमान हैं, ये मसीही हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, हम हिंदू हैं। लेकिन इस देश को इस तरीके से जो है बांटा नहीं जा सकता। ये सब जो है जो भी कुर्बानियाँ दी जाती हैं, फिर उसके बार बार ये उठाया जा रहा है मसला हिंदुओं की तरफ से कि जब बाकी अक़वाम जो है वो इतनी ईजादात कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये क्यों हम लोग जो है ये नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहे हैं और उनको मिसमार करने में मसरूफ़ हैं। तो अच्छा, इसमें पहले तो ये था कि ये सारे के सारे जो थे जो प्रोटेस्टर्स थे वो बार बार कह रहे थे कि जी अदाकार कहाँ हैं, और अदाकारों में जिनका नाम ले रहे थे वो मुसलमान अदाकार थे कि वो क्यों नहीं, अगरचे बड़ी तादाद में शामिल भी हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये किसी ने सवाल उठाया कि भाई वो जो बड़े बड़े हीरोज़ हैं, नेता हैं, नायक हैं जो फिल्मी दुनिया के, वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। तो उसके बाद अब कुछ ने आना शुरू कर दिया है, ये जो हिंदू एक्ट्रेसेस हैं। लेकिन उसमें ये देखिए कि जैसा कि आप खुद कह रहे थे कि इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, और इनके जो ट्रेंड लोग होते हैं तकरीबन संघ परिवार के, जिनको बाकायदा तरबियत दी जाती है अस्करी और नज़रियाती, उनकी तादाद भी कोई तकरीबन 1 लाख से ऊपर है, नीम अस्करी क़ुव्वत है। और उसके बाद उन्होंने जो है पिछले कई सालों में ब्यूरोक्रेसी में, फ़ौज में, यहाँ तक कि सिविल सोसाइटी में, दूसरी जमातों में जो मुखालिफ जमातें हैं उसमें अपने नुमाइंदे भेज दिए हैं, और वो उनके जो प्रचारक हैं वो मुख्तलिफ रूप धारते हैं। और इस तरीके से इंडस्ट्री में, बिलखसूस बैंकारी में, टेक इंडस्ट्री में जो है उन्होंने इस किस्म की पेनिट्रेशन की हुई है। तो ये सवाल ये पैदा होता है, आपने भी ये सवाल उठाया कि क्या इस तरीके से वो मोदी हुकूमत को और उसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो मुसलमान दुश्मन, जो मसीही दुश्मन एक एजेंडा दिया था और भारत को बांटने की कोशिश किया, क्या is this do you think this is the tipping point? क्योंकि ऑब्वियसली इससे बात तो नई दिल्ली से स्टार्ट हुई और पूरे इंडिया में ये फैल गई, और फिर एक ट्वीट जो नरेंद्र मोदी ने की जिसमें उन्होंने कहा कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ, और फिर उसमें वादा किया कि वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व्ड इन पेपर लीक्स एंड ब्ला ब्ला। आगे भी बहुत सी सारी चीजें लिखी, और फिर उन्होंने यूथ को कहा कि हम लेकिन मिनिस्टर को हटाने का कोई जिक्र नहीं है जो बुनियादी मुतालबा है बच्चों का। बड़ा बेसिक किस्म का उन्होंने ट्वीट कर दिया। इज दिस गोइंग टू सेटिस्फाई द प्रोटेस्टर्स, या फिर आपको लगता है ये रुकने नहीं वाले अभी? जो जंतर मंतर का पहले का रिकॉर्ड है वो कोई इतना हौसला अफजा नहीं। 2020 में आपको ये देखा होगा कि वहाँ बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशंस हुए थे। ये जो इनका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके लिए पूरे भारत में जो है प्रदर्शन हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने किसी न किसी तरीके से जो हीले बहाने से उन लोगों को मुंतशिर कर दिया था। इसी तरीके से जो पंजाब के किसान हैं अपने ट्रैक्टर्स लेके गए थे, उनको भी जो है बहुत अरसे तक उन्होंने एहतजाज किया, लेकिन उनको भी बखेर दिया था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमें देखना पड़ेगा। अभी तक कोई किसी किस्म की पेशगोई नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो उमड़ता हुआ तूफ़ान है वहाँ मुमकिन है कि ये वहाँ तब्दीली लाए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। ये जो इन्होंने नफ़रतों का बाज़ार गर्म किया हुआ है, और उसके बाद लोगों को अभी पिछले दिनों में आपको बताऊं कि एक ख़ातून जज है, मुसलमान ख़ातून जज, उन्होंने
गांव रक्षा के नाम पर एक शख्स को कत्ल करने के मुजरिमों को जब सजा दी तो पूरा संघ परिवार खड़ा हो गया था और उसमें उनकी अपनी एक तंजीम भी है, गांव रक्षा परिषद, और उन्होंने इनके ऊपर जो है न सिर्फ उस खातून के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, बहुत बुरे बुरे जो है ज़बान उसके लिए इस्तेमाल की, लेकिन उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि वहाँ सिविल सोसाइटी ज़िंदा है, वो उसके उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने कहा कि हम इनकी हिफाजत करेंगे। जो हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल्स ने भी उन खातून की हिमायत का ऐलान किया। तो भारत में ये जो मुतबादल बयानिया ये जो है, जो मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुतबादल बयानिया जो है वो भी फल फूल रहा था और मतलब ज़ेर ज़मीन था, अगरचे उनके लिए सज़ा बहुत कड़ी रखी हुई है इन्होंने हुक्मरान जमात ने। तो मेरा ख्याल है कि अब 12 साल हो गए इनको हुक्मरानी करते हुए, इन्होंने जितने नफ़रतों के बीज बोने थे वो बो दिए हैं और वहाँ अगर तब्दीली आए तो मुस्बत तब्दीली होगी, क्योंकि उससे जो है पूरे के पूरे नेबरहुड में भी सुकून आएगा, क्योंकि उनकी न सिर्फ भारत की न सिर्फ वो अपने लोगों के दुश्मन हैं बल्कि उनको इस तरीके से तकसीम कर रहे हैं, बल्कि वो आप देख लीजिए ये पूरे का पूरा सियासी जोग्राफिया इस नेबरहुड उठा के देख लीजिए, वो हर मुल्क के हर हमसाया मुल्क के या दुश्मन है या उसके पूरे के पूरे निज़ाम को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सदार मसूद खान साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम एक्टिव सर। अभी एक और खबर हमारे पास है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बगैर तो क्या ही हो सकता है, टमाटर ना हो तो फिर हांडी कैसे बनेगी। अब प्लीज़ हमें कोई और आइडियाज़ ना दे, वी अंडरस्टैंड बहुत और भी तरीके हैं, लेकिन टमाटर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हांडी। तो कराची में टमाटर की कीमत जो है ना वो होश उड़ा देने वाली हो चुकी है और 1 किलो टमाटर 450 से 500 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। रियाज आंडी हमारे साथ, उनसे मालूम करते हैं वजूहात क्या है। रियाज आंडी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, लेकिन कितने बिक रहे हैं, कितने में बिक रहे हैं, ये मसला ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। रियाज बताइएगा क्या वजह बनी अचानक टमाटर की कीमतों में होशरुबा इजाफे की। आई थिंक मौसम है अब्दुल्ला, अगर आप इसकी पूरी सप्लाई को समझें तो पहले तो मैं कीमत बता दूं अब्दुल्ला आपको कि ये ईरानी टमाटर है, अच्छा गोल सा, ये हमारा टमाटर है जो हम पैदा करते हैं और इनकी कीमत जो है वो आज 400 रुपये है। वजह आप पूछ रहे हैं तो बेसिकली गर्मी है इसकी वजह। सिंध के अंदर जो टमाटर होता है वो मई जून के अंदर जो गर्मी पड़ती है उसमें वो ख़राब हो जाता है और उसके बाद आपकी पैदावार सिंध से बिल्कुल आउट होती है। अब जो है वो कुछ पनीरी लगना शुरू हुई है और वो आएगा आपका अक्टूबर तक वो टमाटर आएगा तो कीमतें बहाल होंगी। तो ये साल दर साल का एक प्रॉब्लम है और हम हर साल इस पे शोर करते हैं कि इस वक्त जो टमाटर है वो 400-500 रुपये तक चला जाता है। इसका हल क्या है, हम कभी ये बात नहीं करते। कल OICCI ने एक रिपोर्ट जारी किया है सीड ऑफ ग्रोथ, उसमें इन्हीं चीज़ों को उसने हाईलाइट किया है एंड हमें काम करना है इसके बीज के ऊपर, इसकी सप्लाई चेन के ऊपर। CPEC के अंदर हमारा चाइना के साथ मुआहिदा है, हम 1 हेक्टेयर से 7 टन टमाटर निकालते हैं, 1 हेक्टेयर से 7 टन। चाइना जो है वो 20 बल्कि 50 टन तक निकालता है। तो वो टेक्नोलॉजी लेके आनी है और ये काम होगा G2G के अंदर, लेकिन ये काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। वहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोकल लोगों के साथ काम नहीं करेगी। एंड जहाँ तक मेरी इत्तलात है अब्दुल्ला, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये कि कराची चैम्बर इस सप्लाई चेन के अंदर काम कर रहा है। वो अभी अपने अंदरूनी तौर पर इसके ऊपर बात कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है उसको वो कमर्शियल करें, वो लेके जाएँ एंड उस पर कुछ काम करें, लेकिन फ़िलहाल नहीं है। अब ये है कि इस वक्त 500 है, जब प्रोडक्शन आएगी तो ये 5 रुपये का हो जाएगा। ना किसान को फ़ायदा होता है हमारे यहाँ और जो आवाम है उसने बिल्कुल इसको भुगतना है इस महीने में। तो ये 2-3 महीने मेरा ख्याल है कि टमाटर 500 रुपये 450 रुपये मिल रहा है तो फिर आप दही से गुजारा करें। नहीं, दही से गुजारा कर ले, मतलब क्यों गुजारा करना पड़ जाए, कढ़ाई बिल्कुल ना बने, दोनों चीजें। दही कौन सा सस्ता है? दही एग्जैक्टली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुफ्त में मिल रहा है, वैसे आप घर में जमा सकते हैं दही। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। हाउएवर रियाज आंडी, थैंक यू फॉर द। अच्छा, इससे पहले हम पंजाब में बारिशों की सूरत हाल आपको अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही थे गुजरांवाला से भी, लाहौर से फरवा ने हमें ज्वाइन किया हुआ था और हमें बता रहे थे कि बारिशें बहुत हो रही हैं, लेकिन साथ ही साथ पानी भी साथ साथ निकाला जा रहा है। और लाहौर में जो अंडरपासेस में कैमरे लगाए गए हैं ना, उसको भी हमने तफसील से डिस्कस किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है ऑन टेलीफोन लाइन एट दिस मोमेंट। मरीम साहिबा बताइएगा, PTMA के साथ भी हम राब्ते में हैं, हमने सेगमेंट भी किया था।
पंजाब में अभी एग्जैक्टली क्या सूरत हाल है, आप लोगों की क्या तैयारी है, किस किस चीज़ के लिए तैयारी है, आप हमें ब्रीफली बता सकती हैं? थैंक यू अब्दुल्ला। हुमा अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। आप जिस तरह सूरत हाल देख रहे हैं कि एक रैकेट मानसून की प्रेडिक्शन थी और ये जितनी मनसूबा बंदी है ये अब पंजाब में अल्लाह ताला का शुक्र है कि मनसूबा बंदी डिजास्टर आने से पहले कर ली जाती है। पिछले सैलाब के बाद 9 माह वजीर आला पंजाब जो थी उन्होंने हर तरह का 3 किस्म की फ्लडिंग होती है, रिवराइन रैपिड मानसून होती है, अर्बन फ्लडिंग जिसमें ट्रांसलेट होती है और हिल टॉरेंट्स। तो तमाम डिपार्टमेंट्स के साथ एक इंटीग्रेटेड पूरा मनसूबा बंदी बनाकर बजट एलोकेट करके रेस्क्यू 112 की कंप्लीट इक्विपमेंट उनका व्हीकल सारों को अपग्रेड किया। और सबसे बड़ी बात जो आप इस वक्त वाटर क्लियरिंग देख रहे हैं पंजाब में चंद घंटों में, वो सिर्फ ये है कि पहले सिर्फ 3 अजला में वासा मौजूद थी, लाहौर से मशीनरी को और व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था दूसरे अजला में। इस वक्त 41 अजला के अंदर वासा मौजूद है, उसकी अपनी डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी मौजूद है, उनके ऑफिसेज मौजूद है और 1000 से ज्यादा मशीनरी प्रोक्योर करके इन अजला को दे दी गई थी पिछले 4 महीने पहले। ये अप्रैल मई के महीने में मशीनरी पहुंचा दी गई थी प्रोक्योर करके और लास्ट वीक इसकी लास्ट जो खेप है वो गई है तमाम अजला के अंदर। तो मरियम साहब आपका ये कहना है कि ये आपने मशीनरी वगैरह इन एंटिसिपेशन ऑफ द रेन्स ये और प्रोक्योर की है, यानी आपने वो जो निज़ाम है उसको और अपग्रेड किया है? That's what you said? मगर हुमा बात ये है कि ये इसकी प्रीएम्प्टिव मेजर तो है, लेकिन लास्ट ईयर के फ्लड में से लेसन उन सबको तमाम डिपार्टमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो वासा हो, चाहे वो रेस्क्यू 112 हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स हो, एक पूरा लेसन लर्न की रिपोर्ट आई थी। और उसके बाद 9 महीने के अंदर अब आप देखें रेस्क्यू के अंदर उनका पूरा सैटेलाइट का निजाम तब्दील हो गया, सारे थर्मल कैमरास, बोट, सब कुछ इक्विपमेंट प्रोक्योर होके चाइना से इम्पोर्ट होके अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया। पीडीएम में 19 वल्नरेबल अजला जो है फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और रिवराइन फ्लडिंग की, उनके सारी प्रेजेंस जो है पीडीएम में सिर्फ लाहौर में था, जो कि फुटप्रिंट उनका सिर्फ लाहौर में था, यहाँ से टूट जाती थी। इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर वजीर आला पंजाब ने 19 डिस्ट्रिक्ट्स में पीडीएम में इस वक्त फिजिकली मौजूद है। और वो इस जगह जो होती थी जहाँ घंटों गुजरात हो, हमारी गवर्नमेंट जब आई तो गुजरात में 3 हफ्ते पानी खड़ा रहा और पीडीपी का 300 अरब का प्रोग्राम 84 सिटीज में अर्बन फ्लडिंग के जो सेंट्रल जोन थे उसमें वजीर आला पंजाब ने नीचे सुएज, वाटर ड्रेनेज और अंडर वाटर जो वेल होते हैं रिचार्ज हो जाते हैं, जब पानी ऊपर आता है तो वो नीचे चला जाता है। इसलिए ये तमाम चीजें इस वक्त इन प्लेस हैं। और लाहौर ही देख लें आप, कल किसी ने वीडियो लगाई थी लाहौर हाईकोर्ट की एकदम बारिश के बाद, उसके बाद डीसी ने 61 मिनट्स के अंदर, चाहे वो लक्ष्मी चौक हो, चाहे वो मॉल रोड हो, क्लब चौक हो, मेन बुलेवार्ड हो, बैंक स्टॉप हो, कैंची स्टॉप हो, शहालमी हो, लक्ष्मी चौक हो, इन जगहों के ऊपर पानी महीनों खड़ा रहता था। और अच्छा मरीम साहब एक और बात, क्योंकि आप एनवायरनमेंट के मामला भी देखते हैं, ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक्स की हम बात कर रहे थे, लाहौर में मुताद्दिद बन भी गए हैं। ये मनसूबा पंजाब के दीगर किन किन अजला में फैल चुका है या फैलने का इरादा है? क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में मुसलसल कमी एक बड़ा संगीन मसला है। जब बारिश हो रही है तो हमारा वो पानी ज़ाया हो जाता है और जब बारिश नहीं हो रही होती तो हमारे पास पानी होता नहीं है। सो हाउ डू यू प्लान टू डील विद इट एंड क्या उसमें मेजर्स लिए गए? ये आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात की, इससे पहले सिर्फ जो आप कैमरों का जिक्र कर रहे थे, सेफ सिटी इस वक्त तमाम तहसीलों में लग चुका है, इंस्टॉल्ड कैमराज है और वो तमाम फ्लड की अंडर पासेज हो या चौक हो या गलियां हो, सबकी सर्विलेंस वज़ीर आला पंजाब अपने डैशबोर्ड पे सेफ सिटी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। आपने बात की अंडर वाटर रिचार्ज की, जिस तरह मैंने आपको कहा 84 सिटीज के क्रिटिकल जोन के अंदर तमाम 41 अजला में क्रिटिकल एरियाज में अंडर वाटर जो वेल्स हैं वो बन चुके हैं। जो पाइपलाइन तो चेंज हुई सुएज की, वाटर सप्लाई की, ड्रेनेज की, लेकिन इसके साथ साथ 41 अजला, चाहे वो झंग हो, बिहाड़ी हो, मुल्तान हो, रहीम दियार खान हो, बहादुर नगर हो, राजनपुर हो, सियालकोट हो, गुजरात हो, गुजरावाला हो, इन जहाँ जहाँ पीडीपी पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेरे जमीन पिछले अदवार में गवर्नमेंट से होती थी, वो जमीन के ऊपर काम करती थी। ये पहली दफा है कि वज़ीर आला पंजाब ने 41 अजला के अंदर 84 क्रिटिकल सिटीज के अंदर अंडर वाटर, अंडरग्राउंड जो वाटर रिचार्ज है, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई, सीवेज ड्रेनेज के 72 साल पहले हुमा और अब्दुल्ला, जो उसके 72 साल बाद ये तमाम पाइपलाइंस बदली हैं, ये तमाम अंडर वाटर वेल चार्ज बनाए हैं, जिसकी वजह से
पानी की निकासी घंटों के अंदर हो जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र है। और आपने कल देखा कि लोगों ने कितने शुक्रिया अदा किए, कारोबारी हलकों ने कितने शुक्रिया अदा किए। ये अपीलें करते रहते थे कि गाड़ियां भेजें वासा की, आज घंटों में उनकी दुकानों के सामने से पानी कह रहे, उनके घरों के सामने से। हाँ, जिस जगह पानी जमा, बिकॉज एरेटिक मानसून है, 250 mm की रिकॉर्ड गुजरांवाला में बारिश हुई। टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। थैंक यू फॉर द अपडेट। मरियम और हमारे साथ थी और हमने आपको ऑब्वियसली बताया भी है कि पंजाब का मामला जो है वो सेटल्ड है, कंसिडरिंग के बारिशें कितनी ज़्यादा हो रही हैं। द रेस्ट विल डिस्कस इन डिटेल टुमारो। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। आई हैव अ ग्रेट डे।